हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बेटे अभी तक हमने सेक्शन 11 तक फिनिश करा था। लास्ट टॉपिक बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट था एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें कि हमने देखा था परचेज फ्रॉम द ओपन मार्केट और हमने उसमें एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट भी देखा था। मैंने ये भी कहा था कि आप एक क्वेश्चन डेफिनेटली इस पर्टिकुलर टॉपिक से एक्सपेक्ट करें। और जहाँ तक इस पर्टिकुलर चैप्टर का सवाल है, मैंने आपसे पहले ही कहा हुआ है कि 3 टॉपिक आपके बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब ये दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इस टॉपिक का ताल्लुक, जैसा कि आप देख ही रहे, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर थ्रू सिंकिंग फंड से है। अब ये रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर थ्रू सिंकिंग फंड का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले मैं जरा इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लूँ और फिर मैं आपको आगे इसकी चर्चा करता हूँ। देखो बेटे, रिडम्पशन थ्रू सिंकिंग फंड का क्या बेसिकली मतलब होता है, इसको समझने के लिए आप कुछ इस तरीके से देखें। सपोज कोई कंपनी है, करेक्ट, और मान लेते हैं इस तारीख को इस कंपनी ने कुछ डिवेंचर इशू करे हुए हैं। तो XYZ लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है और इस कंपनी ने, हम मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, 3 लाख रुपए के डिवेंचर इशू करे हुए हैं। 3 लाख रुपए के डिवेंचर, और कंपनी ने इन डिवेंचर को ये कह करके इशू करा कि हम इसको 3 साल के बाद वापस करेंगे। ठीक है, यानी कि जब 3rd ईयर ख़त्म हो जाएगा, कंपनी ने 1st ईयर की बिगनिंग में डिवेंचर इशू करे, 1st ईयर का एंड यहाँ पर होगा, 2nd ईयर का एंड यहाँ पर होगा, 3rd ईयर का एंड यहाँ पर होगा। तो कंपनी ने कहा कि 3 साल के बाद हम डिवेंचर वापस कर देंगे। जस्ट फॉर योर नॉलेज से वैसे एक बात बता दूं, अगर कंपनी ने ये कहा है कि हम 3 साल के बाद डिवेंचर को वापस करेंगे, तो इसका इनडायरेक्टली मतलब ये भी है कि जैसे ही 3rd ईयर खत्म होगा, उसके नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अंदर कंपनी को इन डिवेंचर्स को रिडीम करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू? मान लेते हैं कि ये 10% 3 लाख रुपए के डिवेंचर्स है। अब कंपनी को ये मालूम है, कोई भी कंपनी जब डिवेंचर इशू करती है तो कंपनी को मालूम है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमने डिवेंचर को वापस करना है। यानी कि जब डिवेंचर को वापस करेंगे तो जितना भी अमाउंट डिवेंचर का है उतना कैश हमारे पास होना चाहिए। अगर हमने ये कह करके डिवेंचर इशू करे हैं कि हम आपका पैसा कैश में लौटाएंगे, तो कंपनी डिवेंचर को रिडीम तभी कर पाएगी जब कंपनी के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश होगा। यहाँ तो मैंने 3 लाख रुपए के डिवेंचर लिखे, प्रैक्टिकल लाइफ में ये 3 मिलियन के डिवेंचर भी हो सकते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। खैर यहाँ मैंने एक सिंपल फिगर ली है 3 लाख की। तो कंपनी को ये मालूम है कि जब मैच्योरिटी पीरियड ख़त्म होगा और हमें एकदम से इतना पैसा चाहिए, और एकदम से इतना पैसा जब हम पे करने में यूज़ कर लेंगे तो हो सकता है हमारी लिक्विडिटी पोजीशन ख़राब हो जाए। इसलिए जनरली कंपनीज क्या करती हैं, जब अपने डिवेंचर को इशू करती हैं तो कंपनी बहुत तरीके से सोच के समझ के प्लान करके चलती हैं कि मैच्योरिटी पीरियड के बाद हमें इतना पैसा वापस करना है, तो हमारे पास कैश भी होना चाहिए। इसलिए कंपनी की प्लानिंग का एक पार्ट ये भी होता है कि कंपनी पहले से ही डिसाइड कर लेती है कि हम हर साल प्रॉफिट से कुछ पैसा निकालते जाएंगे। जैसे कि कंपनी को मालूम है कि हमने 3 लाख रुपए के डिवेंचर वापस करने हैं, तो लेट अस से इस कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि हम हर साल प्रॉफिट से 80,000 रुपीज़ निकालेंगे, करेक्ट। तो कंपनी ने 1st ईयर के एंड में प्रॉफिट से 80,000 रुपये निकाल लिए। इज इट क्लियर टू यू? इसी तरह 2nd ईयर में भी कंपनी ने प्रॉफिट से 80,000 रुपीज़ निकाल लिए, और 3rd ईयर के एंड में भी कंपनी ने प्रॉफिट से 80,000 रुपीज़ निकाल लिए। तो आपने देखा कि 1st ईयर, 2nd ईयर और 3rd ईयर में जब कंपनी ने 80 हज़ार रुपये प्रॉफिट से निकाले तो कंपनी के पास सेविंग 2,40,000 की हो गई। अब जैसे ही 3rd ईयर ख़त्म होगा, मुझे अपने 3 लाख रुपए के डिवेंचर वापस करने पड़ेंगे, तो हमारे ऊपर एकदम से बोझ नहीं आएगा, क्योंकि 2,40,000 की सेविंग्स तो हमने करी हुई है और 60,000 रुपीज़ हम अपनी तरफ से और लगा देंगे, तो 3 लाख रुपए वापस करने में हमें उतनी समस्या नहीं होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अब ध्यान ये भी रखना है कि आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, आपके दिमाग में एक बात ये आ रही होगी कि सर, अगर कंपनी ने 3 लाख रुपए के डिवेंचर वापस करने हैं, अगर 3 लाख रुपए के डिवेंचर वापस करने हैं और 3 साल में करने हैं, तो कंपनी ने ये क्यों नहीं डिसाइड करा कि हम हर साल प्रॉफिट से 1 लाख रुपए निकालें? आपके दिमाग में एक ये क्वेश्चन आ सकता है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर कंपनी ने ये डिसाइड करा होता कि हम हर साल प्रॉफिट से 1-1 लाख रुपए निकालेंगे, तो कंपनी के पास एग्जैक्टली 3 लाख रुपए जमा हो जाते 3 साल के बाद। होता क्या है, जानबूझकर कंपनी ने इस केस में ये डिसाइड करा कि हम 80,000 रुपीज़ निकालेंगे। उसका कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। कंपनी ने, मान लेते हैं 1st ईयर के एंड में कंपनी ने प्रॉफिट से 80,000 रुपये निकाले। इज इट क्लियर टू यू? ये जो 80,000 रुपये निकाले, इसको हम एक फंड में ले जाते हैं जिसको हम सिंकिंग फंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंकिंग फंड कहते हैं।
और कंपनी जब प्रॉफिट से पैसा निकालेगी, कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि हर साल हम 80,000 रुपये प्रॉफिट से निकालेंगे। जो कंपनी डिसाइड कर चुकी है कि हम हर साल प्रॉफिट से निकालेंगे, हम बाद में देखेंगे कि इसको एनुअल इंस्टॉलमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एनुअल इंस्टॉलमेंट कहते हैं। इज इट क्लियर टू यू? कंपनी ने डिसाइड कर लिया हर साल हम प्रॉफिट से इतना पैसा निकालेंगे। अब कंपनी ने फर्स्ट ईयर के एंड में ये एंट्री पास कर दी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, प्रॉफिट से 80,000 रुपये निकाल लिए। अब कंपनी को भी मालूम है कि ये 80,000 रुपीज़ हमने निकाल तो लिए हैं, लेकिन अभी तो डिवेंचर के वापस करने में 2 साल का समय और है, क्योंकि फर्स्ट ईयर का एंड तो हो चुका है। तो 2 साल तक इस पैसे को हम अपने पास रख करके क्या करें? अब कंपनी क्या करती है, इस पैसे को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर देती है। अब जैसे कंपनी ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया, मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ भी कहते हैं। और जस्ट आपकी नॉलेज से के लिए कि कल आप इंटरव्यू वगैरह देने जाएं तो इनको गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी। ये GUILT है, गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी। गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी का मतलब होता है जैसे चक्कू होता है ना, बड़ा धारदार होता है, गिल्ट एज सिक्योरिटी। और इसको धार सिक्योरिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनकी सेल और परचेज करने में कभी भी समस्या नहीं होती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, तो इनकी खरीद या फरोख्त बड़ी आसानी से हो जाती है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में हमने इन्वेस्ट कर दिया। मान लेते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जिसमें हमने इन्वेस्ट कर दिया वो 10% सिक्योरिटीज़ है। जैसे हमने गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया तो हमें 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। अब कंपनी ने, आप ध्यान से देखें, फर्स्ट ईयर के एंड में 80,000 रुपये प्रॉफिट से निकाले थे और अब हमने 80,000 रुपये जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दिए। अब जब मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करे तो अगले साल क्या होगा, जब सेकेंड ईयर के मैं एंड में पहुंचूंगा, तो जो मैंने ये 80,000 रुपीज़ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करे थे फर्स्ट ईयर के एंड में, बिकॉज हम फर्स्ट ईयर के एंड से अब सेकेंड ईयर के एंड में आ गए हैं, तो सेकेंड ईयर के एंड में मुझे पहले तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो मैंने खरीदी थी उसका इंटरेस्ट मिलेगा। जब उसका इंटरेस्ट मिलेगा तो मैं एक एंट्री पास करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। वैसे तो 2 एंट्री होती है। एंट्री ये होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जो हमने इन्वेस्टमेंट करी उस पर इंटरेस्ट मिला। एक्चुअली जो इंटरेस्ट मिलता है उसको हम सिंकिंग फंड में ही लिख देते हैं, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। तो इसलिए मैं डायरेक्ट एंट्री कर सकता हूं बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। यानी कि जो मैंने फर्स्ट ईयर में 80,000 रुपये प्रॉफिट से निकाले थे, तो मैं याद होगा मैंने 80,000 रुपये फिर इन्वेस्ट कर दिए। अब जब मैंने 80,000 रुपये इन्वेस्ट करे तो जब मैं सेकेंड ईयर के एंड में पहुंचूंगा तो 1 साल का वक्त गुजर चुका है फर्स्ट ईयर के एंड से सेकेंड ईयर के एंड में। तो 80,000 पे मुझे जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी है वो 10% 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में करी है, तो मेरे को 80,000 का 10% इंटरेस्ट मिलेगा और उस इंटरेस्ट को भी मैं सिंकिंग फंड में डाल दूंगा। यानी कि सेकेंड ईयर में मेरी एक तो एंट्री ये होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, फिर मेरी दूसरी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। वैसे प्रॉफिट एंड लॉस की बजाय आजकल हम सरप्लस लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है जब हम किसी फंड में या रिजर्व में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो वो हम स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस में लिखते हैं, जैसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना, प्रपोज डिविडेंड में ट्रांसफ़र करना, सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र करना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट वैसे मैंने बोला, इसका मतलब सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। फिर से मैंने 80,000 रुपये निकाले, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूँ। आपको याद होगा कि फर्स्ट ईयर के एंड में हमने जो एंट्री करी थी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड करी थी। फर्स्ट ईयर में मेरी एक ही एंट्री होगी और ये एंट्री 80,000 से होगी, करेक्ट। और फर्स्ट ईयर में मैंने क्या करा था, इस 80,000 रुपीज़ को इन्वेस्ट कर दिया था। तो फर्स्ट ईयर में जब मैं इसको इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मेरी एंट्री होगी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अभी लिखना नहीं है, चिंता मत करें। तो ये 80,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट कर दिए। अब मैंने बताया मैं सेकेंड ईयर में आया, तो सेकेंड ईयर में मेरी जो पहली एंट्री होगी, देखो फर्स्ट ईयर में तो आपकी 2 ही एंट्री होंगी, प्रॉफिट से पैसा निकालने की और उसको इन्वेस्ट करने की। लेकिन सेकेंड ईयर में और उसके बाद, यानी कि फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, उस सब्सिक्वेंट ईयर में आपकी 3 एंट्री होंगी। एक तो जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट मिलेगा उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। तो 8,000 रुपये आपको इंटरेस्ट के मिल गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? फिर आपने प्रॉफिट से पैसा निकाला। अब आप थर्ड ईयर के एंड में जब इन्वेस्ट करेंगे तो ध्यान क्या रखना है, एंट्री तो वही होगी, जब मैं इन्वेस्ट करूंगा तो एंट्री होगी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन अब की बार जब मैं इन्वेस्ट करूंगा तो जो मैंने प्रॉफिट से पैसा निकाला 80,000 और जो मुझे इंटरेस्ट मिला 8,000, ये मिला करके मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अब मैं जब थर्ड ईयर के एंड में पहुंचूंगा
थर्ड ईयर के एंड में। तो ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले तो मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, मैं यही एंट्री लिखूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। मैंने सेकेंड ईयर के एंड में 88,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करी थी, तो 88,000 का 10% 8,800 का मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा। मैं थर्ड ईयर के एंड में भी प्रॉफिट से पैसा निकालूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट या सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट 80,000। यानी कि ये एंट्री जो प्रॉफिट से पैसा निकालने की होगी वो हमेशा सेम ही रहेगी 80,000 से, क्योंकि आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो कि हम 80,000 हर साल प्रॉफिट से निकालेंगे। तो आपने 80,000 रुपीज़ ये निकाल दिए। अब बिकॉज तुम थर्ड ईयर के एंड में पहुंच चुके हो, तो थर्ड ईयर के एंड में आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। बात समझ में आई? आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, क्योंकि इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि थर्ड ईयर ख़त्म हो चुका है और नेक्स्ट 7 डेज़ में मुझे डिवेंचर का अमाउंट रिडीम करना है। तो आपने नोट क्या करा, आपने ये नोट करा कि आपने डिसाइड तो ये करा था कि हम हर साल प्रॉफिट से 80,000 रुपीज़ निकालेंगे। यानी कि 3 साल में आपके सिंकिंग फंड अकाउंट में कितना पैसा जमा हो गया, 2,40,000 रुपये तो ये जमा हो गए जो आपने प्रॉफिट से पैसा निकाला, और उसके अलावा आपको कुछ इंटरेस्ट भी मिल गया 8,000 और 8,800 का, यानी कि टोटल 16,800 रुपये और आ गए। यानी कि कुल पैसा आपके अकाउंट में 2,56,800 रुपीज़ जमा हो गया, और आपको अल्टीमेटली 3 लाख रुपीज़ पे करने हैं। तो अब आप जब थर्ड ईयर के एंड में 3 लाख रुपए पे करेंगे तो आपके ऊपर उतना प्रेशर नहीं आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो आपके दिमाग में ये बात जो आ रही थी कि हमने हर साल 1 लाख रुपए क्यों नहीं सोचा कि हम निकालें, उसका कारण यही होता है कि कंपनी को मालूम है कि जो पैसा हम निकालेंगे उसको हमने इन्वेस्ट भी करना है और हमें कुछ इंटरेस्ट वगैरह भी मिलेगा। तो इसलिए कंपनी थोड़ा कम अमाउंट इन्वेस्ट करती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ में आ गया कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो ये कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, पहले तो मैं ये बता दूं आपको। अगर आपको इसका थीम पता लग गया तो फिर आपके लिए ये कोई भी मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको इसको कॉम्प्रिहेंसिवली करके दिखाता हूँ तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इज इट क्लियर टू यू? तो एक सेकंड में इसको जरा रब आउट कर लूँ। लीजिए, ये मैंने अब इसको रब आउट कर दिया। अब हम जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम अपना आज का सेशन का पहला क्वेश्चन करते हैं। लीजिए, पहले क्वेश्चन को निकालें, सेक्शन 12 को निकालें। सेक्शन 12 में 12.1 क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें। 12.1 में क्या कहता है? कहता है 7 Seas लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है और उसने 1/1/2000, देखो मेरे को थोड़ा डेट क्यों चेंज करनी पड़ती हैं, क्योंकि होता क्या है, जैसे हमने आपको बुक्स भेज दी, अब बुक्स भेजने के बाद हमने, आपको पता है कि मेरी बुक कमर्शियल लॉ हाउस से पब्लिश भी होती है, तो कमर्शियल लॉ हाउस वाले मेरे पर थोड़ा सा प्रेशर डाल देते हैं कि आप डेट्स वगैरह करंट पे लेकर के आएँ। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने 1/1/2023 लिखा हुआ है तो मैंने इसको डेट 23 कर दी है, तो मुझे ये डर रहता है कि आपके पास ये वाली बुक ना हो जिसमें डेट ये वाली लिखी हो। तो जिसकी बुक में 2023 लिखी है अच्छी बात है, और अगर नहीं लिखी है तो आप डेट 2023 कर लेना। समझ में आया? 2013 की बजाय 2023 कर लेना, जरा क्वेश्चन को फ्रेश लुक देने के लिए। तो 7 Seas लिमिटेड ने 1/1/2023 को 5,000 डिवेंचर इशू करें। ध्यान से देखना है कितने डिवेंचर इशू करें। 100 रुपये वाले डिवेंचर इशू करें। एक तो ये देखना है, टोटल 5,000 डिवेंचर हैं 100 रुपये वाले। फिर आपको ये नोट करना है कि डिवेंचर का रिडम्पशन पीरियड कितना है। उसने क्या लिखा है? रीपेबल एट द एंड ऑफ द 4 ईयर। एट द एंड ऑफ द 4 ईयर का मतलब है कि 4 साल के बाद हमने डिवेंचर को वापस करना है। क्या क्या देखना है? कितने रुपए के डिवेंचर इशू करें? 5,000 × 100, 5 लाख रुपए के डिवेंचर इशू करें, और इनको हमने वापस जो करना है पार पर करना है, यानी कि हम 5 लाख रुपए ही वापस करेंगे। कब करेंगे? 4 साल के बाद करेंगे। कैसे पता लगेगा कि ये सिंकिंग फंड का क्वेश्चन है? क्वेश्चन में बाकायदा ये लिखा होगा, कंपनी डिसाइडेड टू क्रिएट ए सिंकिंग फंड फॉर दिस सेट पर्पस। तो इससे आपको पता लग गया कि ये सिंकिंग फंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर आपने ये नोट करना है कि कंपनी ने कितना डिसाइड करा कि हर साल हम प्रॉफिट से कितना पैसा निकालेंगे। क्या लिखा है? एनुअल इंस्टॉलमेंट। ये एनुअल इंस्टॉलमेंट को एनुअल एप्रोप्रिएशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनुअल एप्रोप्रिएशन। इसको एनुअल एप्रोप्रिएशन भी बोलते हैं, एनुअल एप्रोप्रिएशन। इज इट क्लियर टू यू? तो कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि हम हर साल प्रॉफिट से 1,20,000 रुपये निकालेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो पैसा हम प्रॉफिट से निकालते हैं उसको हम कहीं इन्वेस्ट भी कर देते हैं, तो इसीलिए ये लिखा हुआ है द इन्वेस्टमेंट वर एक्सपेक्टेड टू अर्न इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम।
तो जो भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर हमें इंटरेस्ट 5% के हिसाब से मिलेगा। जैसे कि अभी मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन क्वेश्चन में 10% रखा था, तो 5% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। अब वो कह रहा है एट द एंड ऑफ द 4th ईयर इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड फॉर ₹4 लाख। और तुम्हें ये भी देखना पड़ेगा कि 4th ईयर के एंड के बाद, क्योंकि 4th ईयर के एंड के बाद आपको डिवेंचर वापस करने हैं, तो जो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करी होंगी उनको आप बेच देंगे ताकि आपके पास कैश आ जाए। तो वो कह रहे हैं कि हमने अपनी इन्वेस्टमेंट बेची और हमारे पास 4 लाख रुपए आ गए, और कहता है कि डिवेंचर्स वे रिडीम्ड, और हमने डिवेंचर को रिडीम कर दिया। जनरली जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो तुमसे ये कहा जाता है प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट। और ये नेसेसरी लेजर अकाउंट कौन से होंगे? 2 अकाउंट आपको इसमें बनाने पड़ेंगे। एक तो सिंकिंग फंड अकाउंट, याद रखें सिंकिंग फंड अकाउंट को डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट भी कहते हैं, डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट भी कहते हैं। तो नेसेसरी अकाउंट में एक तो ये बनाना पड़ेगा, और दूसरा आपको बनाना पड़ेगा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। ये आपको नेसेसरी अकाउंट बनाने पड़ते हैं। जनरली आपसे एंट्रीज नहीं पूछी जाती, लेकिन अब ये पहला क्वेश्चन है और मैं आपको ये कॉम्प्रिहेंसिवली जरा कर करके दिखा दूं ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। करेक्ट। अब इस क्वेश्चन को जब हमने करा तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में खास चीज़ें क्या हैं हमने उनको नोट करा। तो क्वेश्चन में जो चीज़ें हमें दी हुई थी, सबसे पहले तो मैंने ये यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन खींची। आपको मालूम ही है कि जब मुझे आपको कुछ समझाना होता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं यही करता हूँ, इज़न्ट इट और नॉट। सबसे पहले तो ये देखो कि डिवेंचर कौन से दिन इशू हुए हैं। एक बार जरा मैं फिर से निगाह मार लूँ कि डेट क्या लिखी थी। डेट तो 1/1/2013 लिखी थी, लेकिन मैंने कहा अब आप उसको 2023 कर लेना। इज इट क्लियर टू यू? तो 1/1/2023 को कंपनी ने डिवेंचर इशू करे। डेट को अपने ध्यान से नोट कर लिया। तो जब आपने डेट को नोट कर लिया कि हमने डिवेंचर 1/1/2023 को इशू करे, अब आप मुझे ये बताओ कि आपका पहला साल कब ख़त्म होगा। सर पहला साल हमारा जो ख़त्म होगा ना वो 31/12/2023 को ख़त्म होगा। वेरी गुड। तो 31/12/2023 को आपका पहला साल ख़त्म हो जाएगा। दूसरा साल आपका कब ख़त्म होगा? 31/12/2024 को आपका सेकेंड ईयर ख़त्म हो जाएगा, तो सेकेंड ईयर भी आपने लिख दिया। फिर आपका थर्ड ईयर का कब ख़त्म होगा? थर्ड ईयर भी आपने लिख दिया। 31/12/2025 को ख़त्म होगा। रिडम्पशन पीरियड कितना था? 4 साल का था। 4 साल का रिडम्पशन पीरियड है। ठीक, एक सेकेंड, ये माउस ना कभी कभी इधर उधर हो जाता है। 31/12/2025। और उसके बाद आपका 4th ईयर कब ख़त्म होगा? 31/12/2026 को, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि कंपनी ने 4 साल के बाद इन डिवेंचर को रिडीम करना है। तो 4 ईयर का रिडम्पशन पीरियड है, आपने वो अच्छी तरह से नोट कर लिया। इज इट क्लियर टू यू? अब आप मुझे ये बताओ कि कंपनी ने हर साल कितना अमाउंट ये डिसाइड करा है कि हम प्रॉफिट से निकालेंगे, जिसको कि हम एनुअल इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। तो जैसा कि तुमने देखा, पहले तो इस कंपनी ने इस तारीख को कितने डिवेंचर इशू करे थे, मैं वो भी लिख दूं आपको ताकि बार बार आपको क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। कंपनी ने 5000 डिवेंचर इशू करे थे 100 रुपये वाले। इसका मतलब 5 लाख रुपए के डिवेंचर कंपनी ने इशू करे थे। इज इट क्लियर टू यू? और जैसा कि मैंने कहा 4th ईयर जो है वो आपका फाइनल ईयर है। 4th ईयर आपका फाइनल ईयर है। ये चीज़ें आपको नोट करके रख लेनी है। फिर आपने नोट ये भी करना है कि एनुअल इंस्टॉलमेंट कितने की है। एनुअल इंस्टॉलमेंट क्या बताया था मैंने? एनुअल इंस्टॉलमेंट का मतलब कि इस कंपनी के डायरेक्टर्स ने कितना अमाउंट डिसाइड करा है कि हम हर साल प्रॉफिट से निकालेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंपनी के डायरेक्टर ने ये डिसाइड करा है कि हम हर साल प्रॉफिट से 1,20,000 1,20,000 रुपये का अमाउंट निकालेंगे। हालांकि कंपनी ने 5 लाख रुपए के डिवेंचर वापस करने हैं, लेकिन डायरेक्टर ने डिसाइड ये करा कि हम हर साल 1,20,000 रुपये प्रॉफिट से निकालेंगे। अगर मैं इनका टोटल करूँ तो ये वैसे 4,80,000 होता है। तो डायरेक्टर की कोशिश ये होगी कि जो गैप है उसको इंटरेस्ट से कवर करा जाए, क्योंकि उनको मालूम है कि हम कुछ इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब ध्यान से देखें, एक दो चीज़ें मैं आपको पहले बता दूं। अभी मैंने बताया था, हालांकि तुमसे एंट्रीज नहीं पूछी जाएंगी एग्जामिनेशन में, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको एंट्रीज भी बता रहा हूं। एंट्रीज मैंने लिखा यहां पर 1, फिर मैंने लिखा यहां पर 2, और फिर मैंने यहां पर लिखा 3। इज इट क्लियर टू यू? वैसे तो
हमारी जो पहली एंट्री होती है वो होती है इंटरेस्ट की एंट्री, कि हमें जो इंटरेस्ट मिलता है, और जो इंटरेस्ट मिलता है वो हम सिंकिंग फंड अकाउंट में ही क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन फर्स्ट ईयर में तो आपको कोई इंटरेस्ट मिलने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में अभी आप फर्स्ट ईयर के एंड में जितनी भी एंट्रीज होंगी ईयर के एंड में होंगी। फर्स्ट ईयर के एंड में कोई इंटरेस्ट क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि इससे पहले के ईयर में आपने कुछ इन्वेस्टमेंट ही नहीं करी। अब फर्स्ट ईयर में ईयर के एंड में हमारी जो पहली एंट्री होगी वो ये एंट्री होगी, जिसको मैं बोलूँगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वैसे बार बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम सीधा P&L लिख सकते हो, लेकिन ऐसे लिखो तो ज़्यादा अच्छा है। प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में सरप्लस, इसका मतलब स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस से मैंने पैसा निकाला और सिंकिंग फंड में डाल दिया। कितना अमाउंट है? 1,20,000, क्योंकि हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि हम हर साल प्रॉफिट से 1,20,000 रुपये निकालेंगे। तो फर्स्ट ईयर में आपने ये एंट्री लिख दी ईयर के एंड में, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट या सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। करेक्ट। किसी ज़माने में हम स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस को P&L अप्रोप्रिएशन कहते थे, अब आजकल हम स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस कहते हैं, तो इसलिए सरप्लस लिखना जरूरी है। अब मैंने कहा फर्स्ट ईयर का एंड तो हो गया है, अब फर्स्ट ईयर के एंड में हमने ये पैसा निकाल करके भी रख लिया है, लेकिन हमें मालूम है कि अभी भी 3 साल बचे हुए हैं, 1, 2 और 3, यानी कि सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। तो 3 साल तक मैं इस पैसे को रख के क्या करूँगा, मैं इसको इन्वेस्ट कर दूंगा। जब मैं इन्वेस्ट करूँगा तो मैंने आपको बताया था कि आपकी एंट्री होगी डिवेंचर रिडम्पशन, इनफैक्ट जस्ट वेट, तो आपकी एंट्री होगी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। वैसे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट को हम डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। टू बैंक अकाउंट, अब मैंने ये इन्वेस्ट कर दिया। अब जब मैं इन्वेस्ट करूंगा तो 1,20,000 रुपये जो मैंने प्रॉफिट से निकाले थे उसको मैंने इन्वेस्ट कर दिया, 1,20,000 फॉर इन्वेस्टमेंट। यानी कि फर्स्ट ईयर के एंड में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि आप 2 एंट्री करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? अब जरा एक मिनट, लाइन खींचना बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन कोशिश मैं करता हूं। चलो लीजिए जी, फॉर्चुनेटली लाइन मैंने ड्रॉ कर ली आपको ठीक तरीके से समझाने के लिए। तो फर्स्ट ईयर में तो हमारी एंट्रीज हो गई। इज इट क्लियर टू यू? तो फर्स्ट ईयर में आपने देखा कि हमारी 2 एंट्री हुई। अब मैं सेकेंड ईयर के एंड में पहुंचूंगा, यानी कि ये फर्स्ट ईयर के एंड में एंट्री है, फर्स्ट ईयर एंड। अब मैं सेकेंड ईयर के एंड में पहुंचूंगा, तो बताओ सेकेंड ईयर के एंड में मेरी पहली एंट्री क्या होगी? क्या बताया था मैंने कि सबसे पहले जो मैंने ये 1,20,000 की इन्वेस्टमेंट करी हुई है, अब फर्स्ट ईयर के एंड से लेके हम सेकेंड ईयर के एंड तक पहुंच गए हैं, तो मुझे उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। जब इंटरेस्ट मिलेगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। तो कितना इंटरेस्ट मुझे मिलेगा? जो मैंने 1,20,000 की इन्वेस्टमेंट करी हुई थी, उस 1,20,000 का 5% में कंप्यूट कर लूँगा। इज इट क्लियर टू यू? तो बताओ मुझे कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा? सर 6,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल जाएगा। यानी कि सेकेंड ईयर के एंड में मैं फिर से एंट्री लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। मैंने जानबूझ के एंट्री नहीं लिखी है, यानी कि मैं एंट्री कर रहा हूँ बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। करेक्ट। तो इस तरीके से ये मेरी एंट्री हो गई सेकेंड ईयर के एंड में। तो सेकेंड ईयर के एंड में आपने देखा कि आपकी पहली एंट्री कौन सी है। इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। अब इस एंट्री को करने के बाद आप क्या करेंगे सेकेंड ईयर के एंड में? एक तो सेकेंड ईयर के एंड में आपने इंटरेस्ट रिसीव कर लिया, फिर क्या करेंगे? फिर से प्रॉफिट से पैसा निकालेंगे। अब जब हम प्रॉफिट से पैसा निकालेंगे तो हमारी यही एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। तो 1,20,000 रुपये मैंने सेकेंड ईयर के एंड में भी प्रॉफिट से निकाल ली। अब सेकेंड ईयर के एंड में मैंने प्रॉफिट से पैसा निकाला, अब मैं फिर से इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि अभी भी तीसरा और चौथा साल पड़ा हुआ है, तो 2 साल तक इस पैसे को रख के हम क्या करें? क्या बताया था मैंने? जब तुम सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट इन्वेस्ट करोगे तो कितना अमाउंट इन्वेस्ट करोगे? देखो 1,20,000 तुमने जो प्रॉफिट से निकाला प्लस 6,000 रुपये तुम्हें जो इंटरेस्ट के मिले, इनको मिला करके आप पैसा इन्वेस्ट कर दोगे। तो एंट्री तो यही होगी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लेकिन आपकी जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी वो 1,20,000 प्लस 6,000 1,26,000 की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। समझ में आ गया कैसे मूव करना है? एंट्रीज़ आपको करनी नहीं है एग्जामिनेशन में, क्योंकि वो पूछेंगे नहीं। मुझे मालूम है कि एंट्रीज़ आपसे नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन आपको अगर ठीक तरीके से समझना है तो थोड़ा सा एंट्रीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए। आइए जी, तो ये तो काम ख़त्म हो गया आपका सेकेंड ईयर का। अब मैं थर्ड ईयर के एंड में आ जाता हूँ।
अब मैं थर्ड ईयर के एंड में आ गया। लीजिए, थर्ड ईयर के एंड में जब मैं आ गया तो थर्ड ईयर के एंड में बताओ मेरी पहली एंट्री क्या होगी? सर इंटरेस्ट रिसीव करने की एंट्री होगी, राइट। तो सेकंड ईयर के एंड में मैं पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट करूंगा। अब मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि सेकंड ईयर में के एंड में आपने कितनी इन्वेस्टमेंट करी थी। सेकंड ईयर के एंड में आपने जितनी इन्वेस्टमेंट करी थी उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो सेकंड ईयर के एंड में आपकी इन्वेस्टमेंट जो है 1,20,000 प्लस 6 1,26,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई है। इज ए क्लियर टू यू? लेकिन यहाँ पर अब आपको एक थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा। जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा थर्ड ईयर के एंड में तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सिंकिंग अभी तक आप टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, क्योंकि उस टोटल इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इज इट क्लियर टू यू? मैं कहना क्या चाहता हूं, जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर के एंड में कितनी इन्वेस्टमेंट करी थी? 1,20,000 की करी थी, राइट सर, 1,20,000 की इन्वेस्टमेंट करी थी। तो फर्स्ट ईयर के एंड में तो आपने 1,20,000 की इन्वेस्टमेंट करी थी। फिर सेकेंड ईयर के एंड में भी तो आपने इन्वेस्टमेंट कर दी 1,26,000 की, 1,26,000 की, यानी कि आपकी सेकेंड ईयर के एंड तक टोटल इन्वेस्टमेंट 2,46,000 की हो गई, 2,46,000 की हो गई है ना। तो सेकेंड ईयर के एंड में आपके पास इन्वेस्टमेंट 2,46,000 की, तो अब 2,46,000 का 5% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इस पॉइंट का ध्यान रखना है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? जब आप थर्ड ईयर के एंड में इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सेकंड ईयर के एंड तक आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई है। टोटल इन्वेस्टमेंट देखने के लिए आप सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट के आगे देखो, 1,20,000 और 1,26,000, तो टोटल 2,46,000 आपकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। तो सेकंड ईयर के एंड में आपकी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में बैलेंस 246 का है। तो सेकंड ईयर के एंड से थर्ड ईयर के एंड तक आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 2,46,000 पर मिलेगा। ये चीज़ का ध्यान रखना होगा। तो 12,300 आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, 2,46,000 का 5%, तो 12,300 आपको इंटरेस्ट मिल गया। इज इट क्लियर टू यू? अब आप फिर से इन्वेस्ट करेंगे। मैंने कहा ये एंट्री सेकेंड एंट्री आपकी सेम रहेगी, हर साल ये एंट्री होगी और अमाउंट भी सेम ही रहेगा। जो एनुअल इंस्टॉलमेंट है, जिसको हम बोलते हैं एनुअल अप्रोप्रिएशन, कि कंपनी के डायरेक्टर ने डिसाइड करा हुआ है कि हम हर साल प्रॉफिट से 1,20,000 निकालेंगे, तो थर्ड ईयर के एंड में भी आपने 1,20,000 निकाल दिए। अब आप इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी आप फाइनल ईयर में नहीं पहुंचे हैं। तो अब मैं जब इन्वेस्टमेंट करूंगा, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सॉरी ये तो मैं एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है, एंट्री तो लिखी हुई है। एंट्री क्यों लिखे हम? तो एंट्री तो मैंने लिखा ही हुआ है, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब मैं कितना अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा? देखो, जब अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे हम थर्ड ईयर में, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें, तो पहले तो ये देखें कि थर्ड ईयर के एंड में आपने प्रॉफिट से कितना पैसा निकाला, 1,20,000। फिर आपको थर्ड ईयर में कितना इंटरेस्ट मिला, 12,300, यानी कि 1,20,000 प्लस 12,300। इस साल का जो आपने अमाउंट अप्रोप्रिएट करा, यानी कि प्रॉफिट से निकाला, और इस साल जो आपको इंटरेस्ट मिला, वो पैसा मिला करके आप इन्वेस्ट कर देंगे। तो एंट्री होगी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,32,300 से, यानी कि 1,32,300 रुपीज़ जो है आप इन्वेस्ट कर देंगे। इज इट क्लियर टू यू? यहाँ तक बात समझ में आ गई? राइट सर, बिल्कुल समझ में आ गई है। अगर यहाँ तक आपकी समझ में बात आ गई है तो थोड़ा सा मैं और अपने लिए स्पेस क्रिएट कर लूँ। लीजिए जी, अब हम थोड़ा आगे की तरफ आते हैं। अब मैं फोर्थ और फाइनल ईयर में आ गया हूँ, और फोर्थ जो कि फाइनल ईयर भी है, सबसे पहले क्या करेंगे सर? इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, राइट। अब जरा मुझे आप बताओ कि मैं कितना इंटरेस्ट रिसीव करूँगा। मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट कितने की हो चुकी है? देखो, फर्स्ट ईयर में मैंने इन्वेस्टमेंट कितने की करी, 1,20,000 की करी है। सेकेंड ईयर के एंड में मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट करी है, 1,26,000 की इन्वेस्टमेंट करी है। फिर मैंने थर्ड ईयर में कितने की करी है, 1,32,300 की करी है। अगर आप इन सब का टोटल करोगे तो ये टोटल जो आपका हो जाएगा मेरे ख्याल से 2,46,000 और उसमें 3,46,000 में 32,800 ऐड कर दें तो ये कितना आ रहा है? ये समथिंग, अब ये तो कैलकुलेट करके ही देखना पड़ेगा कितना आ रहा है। ऐसे तो ये होगा नहीं। 1,20,000 प्लस 1,26,000 प्लस 1,32,300, तो 3,78,300 आ रहा है। 3,78,300 आ रहा है। इज इट क्लियर टू यू?
अब 3,78,300 का आपको 5% कंप्यूट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा 3,78,300 पे मिलेगा, जो कि 18,915 आ रहा है। यानी कि फोर्थ ईयर में आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा 18,915 का इंटरेस्ट मिलेगा। 18,915। इज इट क्लियर टू यू? तो इतना इंटरेस्ट आपको मिल गया। समझ में आ गया कैसे करनी है कंप्यूटेशन? टोटल इन्वेस्ट जब इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए, जैसे आप फोर्थ ईयर के एंड में इंटरेस्ट कंप्यूट करना चाहते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए थर्ड ईयर के एंड तक आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितने की है। उसके लिए आपने जो जो इन्वेस्टमेंट करी है 3 साल में उनको ऐड कर दो। फिर हम फिर से ये एंट्री पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। बीच बीच में ना एंट्री लिखने का मन कर जाता है। एंट्री तो लिखी हुई है तो 1,20,000, तो हमने 1,20,000 प्रॉफिट से फिर पैसे निकाल लिए। अब आपको ये मालूम है कि फोर्थ ईयर फाइनल ईयर है, हम फोर्थ ईयर के एंड में पहुंच चुके हैं, तो अब मुझे कोई इन्वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे अगले दिन डिवेंचर को वापस करना है, बल्कि नेक्स्ट 7 डेज में वापस करना है। तो हम फोर्थ ईयर के एंड में आपने देखा कुछ भी अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इज इट क्लियर टू यू? ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि फोर्थ ईयर के एंड में, फोर्थ का मतलब फाइनल ईयर के एंड में, फाइनल ईयर फोर्थ ईयर हो या थर्ड ईयर हो या फिफ्थ ईयर हो, फाइनल ईयर में हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। अब फाइनल ईयर में मैं क्या करूंगा, मैंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट करी है उनको मैं सेल कर दूंगा। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी एंट्री होती है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब हम अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे तो मेरी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इज इट क्लियर टू यू? तो अब मैं फाइनल ईयर में जब अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचूंगा, अब ध्यान क्या रखना है, 99.99% तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा कि तुमने फाइनल ईयर में अपनी इन्वेस्टमेंट को कितने पे बेचा। जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा था कि फाइनल ईयर में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचा है और 4 लाख रुपए में बेचा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। अगर दिया है तो अच्छी बात है, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया है। अब मैंने इन्वेस्टमेंट बेची तो मैं एंट्री लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट और अमाउंट होगा 4 लाख। बाई चांस ये फिगर नहीं दी होती, कई बार ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में तुम्हें ये फिगर ना दी हो कि फाइनल ईयर में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कितने में बेचा। बाई चांस ये फिगर अगर ना दी हो तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आप क्या करेंगे, आपको ये तो मालूम है कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 3,78,300 की, क्योंकि 3 साल में आपने इतनी इन्वेस्टमेंट करी है, फोर्थ ईयर में तो कोई इन्वेस्टमेंट करी नहीं, तो जितनी की इन्वेस्टमेंट है उतने पर ही आप बेच देना। सपोज इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होता कि मैंने कितने में अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचा, तो मैं अल्टीमेटली अपनी इन्वेस्टमेंट को कितने में बेचता 3,78,300 में मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचता। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर अमाउंट दिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो जितने की आपकी इन्वेस्टमेंट है उतने में बेच देना। अब ये काम करने के बाद आपने क्या करना है, ये तो मैंने एंट्रीज का पोर्शन बता दिया। मैंने कहा एग्जामिनेशन में जनरली जब क्वेश्चन आता है तो वो तुमसे नेसेसरी अकाउंट ही पूछते हैं। अब ये नेसेसरी अकाउंट आपको कौन कौन से बनाने हैं? एक तो आपको बनाना पड़ेगा सिंकिंग फंड अकाउंट। एक बार मैंने पूरा ही लिख लिया, सिंकिंग फंड अकाउंट, सिंकिंग फंड अकाउंट। एक तो हम बनाएंगे सिंकिंग फंड अकाउंट। अब इसका नाम सिंकिंग फंड क्यों रखा गया है? क्योंकि डिवेंचर को रिडीम करने के लिए ये फंड बनाया है। अल्टीमेटली इस फंड ने डूबना ही डूबना है, सिंक करना ही करना है, इसलिए इसका नाम है सिंकिंग फंड। इसको डिवेंचर रिडम्पशन फंड भी बोलते हैं, जैसा कि मैंने कहा डिवेंचर रिडम्पशन फंड भी बोला जाता है। तुम चाहो तो डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट भी लिख सकते हो, यह आपकी मर्जी है। इज इट क्लियर? तो एक तो आपको ये लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक तो हमें ये लेजर अकाउंट बनाना पड़ता है, सिंकिंग फंड अकाउंट जिसको मैंने लिखा। इस अकाउंट के अलावा मुझे एक अकाउंट और बनाना पड़ेगा। ज़रा इस हो सकता है कि मुझे थोड़ा सा और जगह तुम्हें ठीक तरह से समझाने के लिए थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए, तो मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया। उसके अलावा मैंने यहाँ पर एक अकाउंट और लिखा, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, शॉर्ट में SFI अकाउंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो मैंने एक सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बना दिया, जिसको कि डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं, डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। लीजिए जी, ये अकाउंट भी आपने बना दिया।
यहाँ तक ठीक है सर? बिल्कुल ठीक है, मज़ा आ गया। मज़ा आ गया ना, तो मज़ा आना भी चाहिए। अब इन अकाउंट की पोस्टिंग्स, अब इन अकाउंट को कैसे बनाएंगे? बनाना क्या है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सबसे पहले तो आप सिंकिंग फंड अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएंगे। फर्स्ट ईयर के एंड को सोचो। फर्स्ट ईयर का एंड 31/12/2023 को हो रहा है, तो 31/12/2023 पहले तो आपने फर्स्ट ईयर के एंड की डेट क्रेडिट साइड में लिखी। याद करो कि आपने क्या एंट्री करी थी, उस याद भी क्या करना। कुल 2 या 3 एंट्री होती है। फर्स्ट ईयर के एंड में 2 एंट्री होती है। पहली एंट्री है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। तो सिंकिंग फंड को क्या मिल रहा है? क्रेडिट मिल रहा है। तो इसलिए मैं सिंकिंग फंड अकाउंट की क्रेडिट साइड में आया। सिंकिंग फंड अकाउंट की क्रेडिट साइड में मैं क्या लिखूंगा? बाई पीएनएल अकाउंट, और ब्रैकेट में आप सरप्लस लिखना चाहते हो तो सरप्लस भी लिख सकते हो, या डायरेक्टली सरप्लस अकाउंट भी लिख सकते हो। वैसे एक बार मैंने लिख दिया, बार बार मेरे लिए लिखना पॉसिबल नहीं है, तो मैं पीएनएल ही लिख दूंगा। लेकिन एग्जामिनेशन में आप इस तरह से ही लिखो तो ज़्यादा अच्छा है। पीएनएल अकाउंट। अब तुमने कितना पैसा निकाला फर्स्ट ईयर के एंड में? सर हमने प्रॉफिट से कितना पैसा निकाला? 1,20,000 रुपये निकाला। तो अमाउंट के कॉलम में 1,20,000 रुपये लिख दो। इज इट क्लियर टू यू? आ गया समझ में? इसमें कोई डाउट है? नहीं है, कुछ है ही नहीं। अभी तो फर्स्ट ईयर के एंड की ये पहली एंट्री है। बिकॉज पीएनएल अकाउंट तो हम बना नहीं रहे, तो इसलिए पीएनएल अकाउंट में कोई एंट्री मैंने नहीं करी। हम क्या बना रहे हैं? सिंकिंग फंड। एंट्री थी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड अकाउंट के क्रेडिट में लिख दिया। फिर आपने क्या करा था? अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचा था। दूसरी एंट्री आपने क्या करी थी? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में आप आएंगे। डेट के कॉलम में लिखेंगे 31/12/2023। फर्स्ट ईयर के एंड में आपने इन्वेस्टमेंट करी। एंट्री थी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक। तो टू बैंक आपने यहाँ पर लिख दिया। और कितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट करा था? सर 1,20,000 रुपये करा था। तो 1,20,000 रुपये आपने ये लिख दी। कोई प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या करूँगा? बिकॉज फर्स्ट ईयर का काम तो पूरा हो गया है। अब फर्स्ट ईयर में अब एक फॉर्मेलिटी है, मुझे इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब जब मैं बैलेंस करूँगा, बिकॉज यहाँ क्रेडिट साइड में 1,20,000 रुपये ही लिखा है, तो बैलेंसिंग फिगर 31/12/2023 को मैं लिखूंगा टू बैलेंस कैरीड डाउन। तो बैलेंस कैरीड डाउन कितना आ जाएगा? 1,20,000 रुपये आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? सर बिल्कुल आ जाएगा। तो 1,20,000 बैलेंस कैरीड डाउन आ गया। अब जैसे ही तुमने बैलेंस कैरीड डाउन लिखा, तो अब तुम यहाँ पर नेक्स्ट ईयर आपका 24 है, तो 1/1/2024 पहले तो आप बैलेंस जब भी उतारेंगे, क्योंकि 31/12/2023 के बाद जब मैं बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखूंगा तो अगली डेट 1/1/2024 की आएगी। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बैलेंस ब्रॉट डाउन मैं लिख दूंगा 1,20,000। कितना लिखूंगा? 1,20,000। इज इट क्लियर टू यू? तो अब मैं इसी तरह से सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट को भी क्लोज करूंगा। तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट को जब मैंने क्लोज करा, तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जो बैलेंस कैरीड डाउन आ जाएगा, पहले तो मैं डेट लिखूंगा 31/12/2023, फिर मैं लिखूंगा बैलेंस कैरीड डाउन। तो बैलेंस कैरीड डाउन आ गया 1,20,000, और इस बैलेंस कैरीड डाउन को मैं ब्रॉट डाउन के रूप में लिखूंगा 1/1/2024, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 1,20,000 रुपये। इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ गया? राइट सर। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं सेकेंड ईयर के एंड में आ जाऊँगा। सेकेंड ईयर का एंड है 31/12/2024। अब सेकेंड ईयर के एंड में ध्यान से देखें, आप याद करें कि सेकेंड ईयर में आपने पहली एंट्री कौन सी करी थी? इंटरेस्ट रिसीव करने की एंट्री करी थी। जो इंटरेस्ट आप एंट्री भी याद नहीं रखना चाहते तो कोई चिंता की बात नहीं, आप प्रोसेस को याद रखें। प्रोसेस ये है कि सेकेंड ईयर के एंड में पहले आपने इंटरेस्ट रिसीव करना है। जब हम इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो उसको भी सिंकिंग फंड अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। तो आप एंट्री याद नहीं रखना चाहते, कोई बात नहीं, इतना याद रखना कि आपने इंटरेस्ट रिसीव करा था बाई इंटरेस्ट। अब मैंने जो इंटरेस्ट रिसीव करा था हमने ऑलरेडी कंप्यूट कर लिया है 6,000 रुपये। 6,000 रुपये। वैसे अब आने वाले क्वेश्चन में मान ले मैंने एंट्रीज नहीं करी हैं, तो मैं इंटरेस्ट मुझे कंप्यूट करना पड़ता। मैं कैसे करता? मैं ये देखता कि बिगनिंग में बैलेंस, क्योंकि मैं 24 के एंड में हूँ, तो 24 की बिगनिंग में बैलेंस कितना है? 1,20,000। मैं 1,20,000 का 5% कंप्यूट करके यहाँ लिख देता। इज इट क्लियर टू यू? तो सेकेंड ईयर में आपने देखा ये हमारी पहली एंट्री है।
दूसरी एंट्री क्या है कि आपने प्रॉफिट से पैसा निकाला, उसके लिए हम लिखेंगे बाय पीएनएल सरप्लस। तो हमने प्रॉफिट से पैसा निकाला तो पीएनएल सरप्लस मैंने यहाँ पर लिख दिया और हमने पैसा निकाला 1,20,000 रुपये, ये भी आपने यहाँ पर लिख दिए। इज इट क्लियर टू यू? अब मैंने आपको बताया था कि हम सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे? जितना पैसा हमने इंटरेस्ट से अर्न करा और जितना मैंने प्रॉफिट से पैसा निकाला, इन दोनों को मिला करके मैं इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ गया? तो मैंने अब इसको इन्वेस्ट कर दिया। जब मैं इन्वेस्ट करूंगा तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में मैं आऊँगा। 31/12/2024 को मैं लिखूंगा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और जब मैं इन्वेस्ट करूंगा तो 1,26,000, ये 1,26,000 कैसे आया मैंने अभी बताया, इंटरेस्ट प्लस जो आपने अमाउंट इस साल अप्रोप्रिएट करा। अब आपका सेकेंड ईयर का काम भी पूरा हो गया, तो आप एक बार फिर से इनको बैलेंस कर देंगे। अब मैंने इसको बैलेंस करा। जब मैंने बैलेंस करा तो ये बैलेंस 2,46,000 का आ गया। 31/12/2024 का एंड। अब मैं लिखूंगा बैलेंस कैरी डाउन। अब बैलेंस कैरी डाउन जो आ रहा है 2,46,000 का आ रहा है, 2,46,000, करेक्ट। अब मैं इसको बैलेंस ब्रॉड डाउन कर दूंगा थर्ड ईयर की बिगनिंग 1/1/2025 को, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब बैलेंस ब्रॉड डाउन मैंने लिखा डेट इज इक्वल टू 2,46,000, 2,46,000। इज इट क्लियर टू यू? फिर मैं इसको भी बैलेंस करूंगा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट को, तो इसमें भी वही बैलेंस आएगा। आपने चीज़ें नोट करी होंगी कि दोनों अकाउंट में सेम बैलेंस आ रहा है। अब जब मैं इसको बैलेंस करूंगा तो इसमें भी वही बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस कैरीड डाउन 2,46,000। ये मैंने 2,46,000 लिख दिया। अब इसको मैं ब्रॉड डाउन कर देता हूँ 1/1/2025 को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। बैलेंस ब्रॉड डाउन विल बी इक्वल टू 2,46,000। कितना आ गया? 2,46,000 आ गया। बैलेंस भी लिख दिया आपने, सर लिख दिया। अब थर्ड ईयर का एंड, सेकेंड ईयर के एंड के बाद थर्ड ईयर के एंड में हम आए, लेकिन अभी थर्ड ईयर फाइनल ईयर नहीं है, फोर्थ ईयर फाइनल ईयर है। तो थर्ड ईयर के एंड में मैं लिखूंगा 31/12/2025 को। बताओ थर्ड ईयर के एंड में क्या करेंगे? सर थर्ड ईयर के एंड में भी सबसे पहले इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। वेरी गुड। बाय बैंक। सपोज आपके पास इंटरेस्ट की फिगर नहीं है, वैसे तो हम ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं, लेकिन मैं वैसे ही बता रहा हूँ। सपोज आपके पास इंटरेस्ट की फिगर नहीं है, तो आप इंटरेस्ट किस पे कंप्यूट करेंगे? इस बैलेंस पे करेंगे, क्योंकि आप 31/12/2025 को इंटरेस्ट कंप्यूट करना चाहते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि थर्ड ईयर के एंड में आप इंटरेस्ट कितना मिलेगा, जो थर्ड ईयर की बिगनिंग में आपकी इन्वेस्टमेंट है। टोटल इन्वेस्टमेंट में बैलेंस 2,46,000 है, तो 2,46,000 का 5% आप डायरेक्टली कंप्यूट कर करके लिख सकते हो। तो 12,300, खैर हम ऑलरेडी इंटरेस्ट कंप्यूट कर चुके हैं, तो 12,46,000 का 5%, 12,300। फिर से मैं प्रॉफिट से पैसा निकालूंगा तो बाय पीएनएल सरप्लस। ये मेरा दूसरा काम है। सेकेंड ईयर के एंड में पहला काम तो इंटरेस्ट रिसीव करना है, फिर दूसरा प्रॉफिट से पैसा निकालना। प्रॉफिट से हम पैसा निकालेंगे 1,20,000। अब इस साल हमने जो ये इंटरेस्ट हासिल करा और जो प्रॉफिट से पैसा निकाला, इसको मिला करके मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, यानी कि 1,32,300, 1,32,300। इज इट क्लियर टू यू? तो अब मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, मुझे ये भी मालूम होना चाहिए। जस्ट वेट। तो 31/12/2025 को टू बैंक, ये मेरा करंट ईयर में थर्ड ईयर में तीसरा काम है। तो 1,32,300 की मैंने ये एंट्री कर दी। इस तरह थर्ड ईयर का काम भी पूरा हो गया, करेक्ट। अब मैं इसको फिर से बैलेंस करूंगा। बस बैलेंसिंग का इसमें थोड़ा सा हिसाब किताब रखना पड़ेगा, बाकी सब ठीक है। तो अब मैं जब इसको बैलेंस करूंगा तो 31/12/2025 को मैं बैलेंस करूंगा। अब मैं टोटल करूंगा तो बैलेंस कैरी डाउन 3,78,300 आ जाएगा, 3,78,300। और फिर मैं फोर्थ और फाइनल ईयर में लिख दूंगा 1/1/2026 को बैलेंस ब्रॉड डाउन 3,78,300, 3,78,300, करेक्ट। समझ में आ गया? राइट सर।
इसी तरह से अब मैं इसको भी बैलेंस कर दूंगा। तो इसको बैलेंस करेंगे 31/12/2025 को, बैलेंस कैरी डाउन, और बैलेंस तो वही आएगा 3,78,300। अब ये बैलेंस लिखने के बाद इसको ब्रॉड डाउन आप कर देंगे 1/1/2025 बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब बैलेंस ब्रॉड डाउन इज इक्वल टू 3,78,300। यहाँ तक ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आपका फाइनल ईयर है, फाइनल ईयर में भी सबसे पहले मैं इंटरेस्ट की एंट्री रिसीव करूंगा 31/12/2026 को। इज इट क्लियर टू यू? जब मैं इंटरेस्ट कंप्यूट करूंगा तो बाई बैंक मैं यहाँ पर लिखूंगा, इजंट इट? ये मेरा पहला काम है फाइनल ईयर में। इंटरेस्ट किस पे कंप्यूट करना चाहिए मैं आपको बता चुका हूँ। ये जो बैलेंस है 3,78,000 मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुकी है थर्ड ईयर के एंड तक या फोर्थ ईयर की बिगिनिंग तक, यानी कि थर्ड ईयर के एंड तक। तो 3,78,300 का 5% वैसे तो हम ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं पहले, 18,915 हमारा इंटरेस्ट आया था। इंटरेस्ट का काम कर लिया। क्या हम फाइनल ईयर में भी प्रॉफिट से पैसा निकालते हैं? बिल्कुल निकालते हैं। प्रॉफिट से पैसा आपने हर साल निकालना है, तो फाइनल ईयर के एंड में भी आप प्रॉफिट से पैसा निकालेंगे 1,20,000। ये आपने प्रॉफिट से पैसा निकाल दिया फाइनल ईयर में भी। अब फाइनल ईयर में लेकिन हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। फाइनल ईयर में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। 31/12/26 को मैं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, यानी कि बीच वाले सालों में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं फाइनल ईयर में हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। अब फाइनल ईयर में हम क्या करेंगे? तो हमारा 3 साल का काम तो पूरा, 4 साल का काम पूरा हो गया। अब हम अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे। तो जब मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचूंगा तो मैं सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में आऊँगा 31/12/2026 को, और मैं यहाँ पर लिखूँगा बाई बैंक, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचूंगा। सपोज क्वेश्चन में नहीं दिया होता हमने इन्वेस्टमेंट को कितने में बेचा, तो मैं 3,78,300 पर ही बेच देता। समझ में आ गया? लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने 4 लाख रुपए में बेचा, यानी कि तुमने जो इन्वेस्टमेंट करा हुआ है या तुम्हारे पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं वो 3,78,300 की हैं और उनको तुम 4 लाख में बेच रहे हो, तो आपको प्रॉफिट हो गया। यानी कि फाइनल ईयर में ये मेरा चौथा काम है। पहला काम इंटरेस्ट रिसीव करना, दूसरा काम प्रॉफिट से पैसा निकालना, तीसरा नो इन्वेस्टमेंट। मैंने वैसे लिख दिया नो इन्वेस्टमेंट। अब मैंने इन्वेस्टमेंट को बेची। अब बेचने के बाद आप क्या करेंगे? इसको टैली करेंगे। जाहिर है कि कुछ बैलेंसिंग फिगर इसमें आ जाएगी। जो भी बैलेंसिंग फिगर आए, चाहे वो डेबिट में आए चाहे क्रेडिट में आए, उसको आपने दूसरे अकाउंट में, दूसरा अकाउंट कौन सा है? ये तो सिंकिंग फंड अकाउंट है, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पोस्ट कर देंगे। इज इट क्लियर टू यू? तो अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, तो बैलेंसिंग फिगर जो आएगी उसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा। क्या लिखूंगा? मैं उसको लिखूंगा सिंकिंग फंड, ये सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, सॉरी, तो उसको मैं सिंकिंग फंड अकाउंट में पोस्ट कर दूंगा। और वैसे ये बैलेंसिंग फिगर तो है और ये प्रॉफिट भी है। ये क्या है? प्रॉफिट भी है, ये प्रॉफिट भी है। तो 21,700 का ये आपका प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह से सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट पहले क्लोज होगा। फाइनल ईयर में जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको सिंकिंग फंड में डाल देंगे। एक तरीके से फाइनल ईयर में ये आपका 5वां काम है। अब मैं जो यहाँ पर मैंने 2 सिंकिंग फंड लिखा है, तो सिंकिंग फंड अकाउंट की क्रेडिट साइड में मैं अब आऊँगा और क्रेडिट साइड में मैं लिख दूंगा बाई सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो जो प्रॉफिट है उसको मैंने यहाँ पर अब लिख दिया। प्रॉफिट कितने का हो गया? 21,700 का प्रॉफिट हो गया। अब मैं इसको टैली कर दूंगा। अब मैं इसको क्या कर दूंगा? टैली कर दूंगा। अब जब मैं इसको टैली करूंगा तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी उस फिगर को आपने कहाँ ले जाएंगे? पहले तो जब मैं इसको टैली करूंगा तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 31/12/2026। ये मेरा 6th काम था, प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफ़र करना। अब 7th और आखिरी काम यह है कि जो भी बैलेंसिंग फिगर सिंकिंग फंड अकाउंट में आएगी उसको मैं लिख दूंगा जनरल रिजर्व। सर उसको जनरल रिजर्व क्यों लिखेंगे? मैं आपको रीज़न खुद ही दूंगा, चिंता मत करें। उसको मैंने लिख दिया जनरल रिजर्व। वैसे ये जो बैलेंसिंग फिगर आपकी आएगी 538,915,
मेरे ख्याल से तो इतनी आएगी, लेकिन एक बार चेक कर लेना। अब ध्यान क्या रखना है, दरअसल ये जो एंट्री होती है ना, इस एंट्री को करने से पहले प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, जैसे मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचा, करेक्ट, बेचने में कुछ प्रॉफिट भी हो गया, वो तो एक अलग मैटर है। जैसे ही मैंने इन्वेस्टमेंट को बेचा तो मेरे पास कैश आ गया, अब मैं अपने डिवेंचर को पेमेंट कर दूंगा। तो डिवेंचर तो पे हो गए। आपको याद है मैंने एक किसी और क्वेश्चन में भी आपको ये बताया हुआ है, या इससे पहले किसी टॉपिक में जिसमें हम डिवेंचर रिडेम्पशन फंड के हमने क्वेश्चन करे थे, डीआरआर के, आपको याद होगा, उसमें भी मैंने बताया था। और यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है कि अब डिवेंचर तो वापस हो गए, तो मेरे सिंकिंग फंड अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है इसका मैं क्या करूँ, करेक्ट, क्योंकि सिंकिंग फंड तो बनाया जाता है डिवेंचर को रिडीम करने के लिए। तो सिंकिंग फंड या डिवेंचर रिडम्पशन फंड में अब जो पैसा है, क्योंकि डिवेंचर की पेमेंट तो हो गई है, तो ये पैसा फ्री हो जाता है। तो इसलिए इसको फ्री करने के लिए हम सिंकिंग फंड से निकाल करके जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तुमको मालूम है जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व है, इज ए क्लियर टू यू, इसलिए जनरल रिजर्व में ये जाएगा। यानी कि फाइनल ईयर में आपने क्या क्या काम करे, एक तो इंटरेस्ट रिसीव करा, दूसरा प्रॉफिट से पैसा निकाला, तीसरा नो इन्वेस्टमेंट, हालांकि उसको भी मैंने स्टेप के रूप में लिख लिया, नो इन्वेस्टमेंट, ये थर्ड। फिर मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचा, फोर्थ। फिर मैंने क्या करा, इस अकाउंट को टैली करा, जो प्रॉफिट आया, फिफ्थ स्टेप है, उस प्रॉफिट को मैंने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, सिक्स स्टेप। और सेवन्थ स्टेप है क्लोजर ऑफ दिस पर्टिकुलर अकाउंट। समझ में आ गया? कोई मुश्किल लगा आपको? बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, कुछ भी मुश्किल है ही नहीं इस क्वेश्चन। लीजिए जी, अच्छा जी, अब जरा अगला क्वेश्चन देखें। तो वैसे तो लॉन्ग में आने के चांसेस कम है, लेकिन एट द सेम टाइम रूलिंग आउट नहीं करा जा सकता। ये अहम टॉपिक है, कभी भी क्वेश्चन तुमसे इस तरह के पूछ सकता है। अब वो अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एवर फेल लिमिटेड, ओ सॉरी एवर नहीं, ये नेवर लिखा हुआ है, नेवर फेल लिमिटेड इशूड ऑन 1/1/2017। 1/1/2017 को इन्होंने डिवेंचर इशू करे हैं। तो मैंने डेट 1/1/2017 की बजाय इसको क्या कर दिया 2000, अब 27 करना, चलो 27 कर दो, सीधा 10 साल से ही बढ़ा दो, क्या फ़र्क पड़ता है। 1/1/2027 कर दिया, कोई बात नहीं। एक कंपनी ने 1/1/2027 को डिवेंचर इशू करे 10,000 के, 12% डिवेंचर है, 100 रुपये का एक डिवेंचर है, यानी कि डिवेंचर का अमाउंट कितना है, 10,000 × 100, दैट इज इक्वल टू 10 लाख। तो 10 लाख रुपए के डिवेंचर अब की बार कंपनी जो है वो इशू कर रही है। लेकिन उसने अब की बार क्या लिखा, डिवेंचर्स आर रीपेबल एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। तो इसका मतलब थर्ड ईयर आपका फाइनल ईयर है। लेकिन उसने कहा थर्ड ईयर के बाद जब हम वापस करेंगे तो एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, यानी कि ये डिवेंचर जो वापस करे जाएंगे, 10 लाख रुपए के जो डिवेंचर हैं 5% प्रीमियम के साथ वापस करे जाएंगे, यानी कि 10,50,000 रुपये तुम्हें वापस करने पड़ेंगे। इट इज़ डिसाइडेड टू क्रिएट ए सिंकिंग फंड फॉर दिस सेट पर्पस। इस पर्पस के लिए, रिडम्पशन के पर्पस के लिए हमने एक सिंकिंग फंड क्रिएट करा, जो इस बात का संकेत है कि ये क्वेश्चन सिंकिंग फंड के टॉपिक को बिलोंग करता है। इन्वेस्टमेंट वर एक्सपेक्टेड टू अर्न इंटरेस्ट एट 5% पर एनम। तो हर साल प्रॉफिट से निकाला हुआ पैसा जो हम इन्वेस्ट करेंगे उस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 5%। ये चीज़ें तुम्हें नोट करनी है। तुमने एक चीज़ नोट करी होगी, जो मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन क्वेश्चन करा या जो इससे पहले मैंने क्वेश्चन करा, उसमें तुम्हें एनुअल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट गिवन था। जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हम हर साल प्रॉफिट से कितना पैसा अप्रोप्रिएट करेंगे या निकालेंगे, तो एनुअल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट तुम्हें गिवन था। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब इस तरीके का क्वेश्चन तुम्हें एग्जामिनेशन में आएगा तो तुम्हें एनुअल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जनरली डायरेक्टली गिवन नहीं होगा, वो तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा, करेक्ट? समझ में आया? इस क्वेश्चन में तुम्हें एनुअल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दिया नहीं है, और फाइंड करने के लिए तुम्हें क्या दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, कह रहे रेफरेंस टू सिंकिंग फंड टेबल शोज डैट। रेफरेंस टू सिंकिंग फंड टेबल शोज डैट का क्या मतलब है? जैसे आपने इससे पहले 9th में, 10th में, 11th में आप लॉगरिथम करते थे, करेक्ट? खास तौर से जो सेट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होते थे उनको सॉल्व करने के लिए आप लॉगरिथम का बहुत यूज़ करा करते थे। एनीवे, इसी तरह से जैसे लॉगरिथम के टेबल होते हैं, ऐसे सिंकिंग फंड टेबल भी होते हैं। सिंकिंग फंड टेबल का क्या यूज़ है वो मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, रेफरेंस टू सिंकिंग फंड टेबल। रेफरेंस टू सिंकिंग फंड टेबल का मतलब है, सिंकिंग फंड टेबल को हमने देखा तो हमें ये पता लगा
कि अगर 0.317209 invested at 5% per annum amount to ₹1 at the end of 3 years। इसका मतलब क्या हुआ? सिंकिंग फंड टेबल को देख करके ये पता लगा कि अगर मैं आज यानी कि फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकेंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के एंड में इतना अमाउंट इन्वेस्ट करूं और उस पर मुझे 5% का इंटरेस्ट मिलता रहे। क्या लिखा हुआ है? मुश्किल नहीं है, चिंता मत करें, क्योंकि मुझे आपको समझाना भी है। वैसे तो मैं 1 सेकंड में बता सकता हूं कि इस टेबल का क्या यूज़ है, सिर्फ 1 सेकंड में, लेकिन जस्ट वेट, पहले समझें। वो कह रहा है कि सिंकिंग फंड टेबल को देख करके ये पता लगा कि अगर हम इतना पैसा आज इन्वेस्ट करते हैं और उस पर मुझे 5% इंटरेस्ट मिलता रहे, तो वो कहता है कि वो पैसा तब्दील हो जाएगा ₹1 में 3 साल के बाद। समझ में आया? इसका मतलब है कि अगर मैंने आज पैसा इन्वेस्ट करा फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकेंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के एंड में, और मुझे 5% इंटरेस्ट मिलता रहे, तो थर्ड ईयर के बाद ये जो 3 पैसे हैं ये ₹1 बन जाएंगे। कितना बन जाएंगे? ₹1 बन जाएंगे। अब इस टेबल को देख करके प्रैक्टिकल लाइफ में कंपनी ये कैसे डिसाइड करती है कि हम हर साल प्रॉफिट से इतना पैसा निकालें, तो उसके लिए ये सिंकिंग फंड टेबल बनाए जाते हैं। पहले तो ये मालूम होना चाहिए सिंकिंग फंड टेबल किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि हमें पता लगे कि हम हर साल कितना पैसा प्रॉफिट से निकालें। कितना पैसा हम हर साल प्रॉफिट से निकालें, इसके लिए जनरली डायरेक्टर सिंकिंग फंड टेबल का सहारा लेते हैं। अब इस टेबल से उनको कैसे मदद मिलेगी, देखो यहाँ पर अभी मैं फेयर में करके दिखाऊंगा, अभी मैं समझा के बता रहा हूँ। 317209 यानी कि अगर कंपनी हर साल इतना पैसा इन्वेस्ट करे, तो अब तुम्हें यह पता लग गया, और उस पर 5% इंटरेस्ट मिलता रहे, तो 3 साल के बाद वो ₹1 बन जाता है। ₹1 बन जाता है। तो हम आज कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें कि 3 साल के बाद वो 10,50,000 रुपये बन जाए, क्योंकि मुझे 10,50,000 रुपये चाहिए डिवेंचर को रिडीम करने के लिए। मैंने 10 लाख के डिवेंचर को 5% प्रीमियम पे वापस करना है, तो कंपनी को 10,50,000 चाहिए। तो कंपनी कितना अमाउंट हर साल प्रॉफिट से निकाले। तो तुमने देखा कि इस टेबल से मुझे अब ये सहायता मिल गई। तो कैसे मैं निकालूंगा? तो मैंने कहा अगर मैं आज इतना अमाउंट इन्वेस्ट करता हूँ, इतना अमाउंट प्रॉफिट से निकालता हूँ और उसको मैं इन्वेस्ट करता हूँ 5% सिक्योरिटीज़ में, तो 3 साल के बाद वो ₹1 बनता है। तो मैं आज प्रॉफिट से कितना पैसा अप्रोप्रिएट करूँ कि 3 साल के बाद 10,50,000 बन जाए। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 10,50,000 को आपको मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा इससे, 10,50,000 इंटू 0.317209 डिवाइडेड बाई 1। सिंपल वर्ड्स में मैं तुम्हें 1 सेकंड में उस वक्त कह सकता था कि ये जो भी टेबल दिया है, जैसे मोस्टली आपको समझाया जाता है, आपको बस डायरेक्टली ये समझा दिया जाता है, बेटा ये जो भी फिगर दी होगी, जितना भी अमाउंट रिडीम करना है उससे मल्टीप्लाइड कर दो, तुम्हें एनुअल इंस्टॉलमेंट पता लग जाएगी। लेकिन अब तुम्हें लॉजिक भी पता है कि हर साल मैं प्रॉफिट से कितना पैसा निकालूंगा, तो ये जो भी फिगर आएगी वो मुझे बता देगी कि हर साल मैं प्रॉफिट से कितना पैसा निकालूंगा। तो अब इस क्वेश्चन में भी तुम्हारे पास सारी चीज़ें आ गई कि हर साल तुम प्रॉफिट से कितना पैसा निकालोगे। इज इट क्लियर टू यू? हर साल तुम प्रॉफिट से कितना पैसा निकालोगे। मैंने कहा अब तुम्हें यह भी पता लग गया। अब देखें यहाँ पर तुम्हें ठीक तरीके से समझाने के लिए पहले तो आपने नोट करना है कि अमाउंट ऑफ डिवेंचर रिडीमेबल, कितना अमाउंट तुमने रिडीम करना है। नॉमिनल वैल्यू तो 10 लाख रुपए की है, 10,000 डिवेंचर 100 के। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5% के हिसाब से 50,000 है, तो टोटल 10,50,000। 10,50,000 रुपये तुमने वापस करने। अब एनुअल इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, जैसा कि अभी मैंने तुम्हें बताया कि जो भी ये फिगर दी होगी, जो भी ये टेबल की फिगर दी होगी उसको मल्टीप्लाइड कर देना। लेकिन मैंने तुम्हें लॉजिक बताने की कोशिश करी कि कैसे ये डिसाइड होता है। जैसा कि मैंने अभी तुम्हें बताया, इसका मतलब है कि हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि अगर हम हर साल प्रॉफिट से इतना पैसा निकालें और उसको हम इन्वेस्ट करें 5% सिक्योरिटीज़ में, तो 3 साल के बाद वो ₹1 बनता है। तो हम आज प्रॉफिट से कितना पैसा निकालें कि 3 साल के बाद 10,50,000 रुपये बन जाएं।
तो 10,50,000 को इससे मल्टीप्लाइड करेंगे और 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें x की वैल्यू पता लग गई। तो डायरेक्टली 10,50,000 इंटू दिस फिगर, तो आपको ये पता लग गया कि हर साल आप प्रॉफिट से 3,33,069 रुपीज़ निकालेंगे। करेक्ट। तो अब आपको एनुअल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पता लग गया, आपको ये भी पता लग गया कितना पैसा आपने वापस करना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो भी आपने नोट कर लिया। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपने एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर इन्वेस्टमेंट को 7 लाख में बेचा है, तो आपने 7 लाख रुपए में अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखें, समझने की कोशिश करें। सबसे पहले मैंने पहली एंट्री जो लिखनी है, बताओ मैं पहली एंट्री लिखूं तो मेरी एंट्री क्या होगी? फर्स्ट ईयर के एंड में हमारी पहली एंट्री तो मैं करनी नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूं। मैं सबसे पहले तो मैं फर्स्ट ईयर के एंड में जब पहुंचूंगा तो मेरी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। ये एंट्री हम करते हैं। अब फर्स्ट ईयर का एंड हमारा 31/3/2027 हो जाएगा। मैंने अब डेट 27 कर दी है, कोई बात नहीं, तुमको यही डेट रखनी है, यही डेट रखो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मेन चीज़ है ये फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर के एंड में मैंने प्रॉफिट से पैसा निकाला 3,33,069 रुपीज़। ये मेरी पहली एंट्री है, ये मेरा पहला काम है। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, इस पैसे को इन्वेस्ट कर दूंगा जैसा कि मैंने बताया था। तो अब मैं सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जिसको कि डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं, 31/12/2017 को मैं लिख दूंगा टू बैंक 3,33,069 रुपीज़। इज इट क्लियर टू यू? 3,33,069 फर्स्ट ईयर का काम पूरा हो गया। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप फर्स्ट ईयर में ये एंट्रीज पास कर लेंगे तो जरूरी नहीं है कि फर्स्ट ईयर में आप बैलेंस करो, यानी कि फर्स्ट ईयर में आप बैलेंस नहीं भी करते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं। जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में बैलेंस नहीं करा फर्स्ट ईयर में, आप चाहो तो कर लेना, नहीं करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में 2 ही एंट्री हैं, इसलिए आप बैलेंस नहीं भी करते हो, उससे अल्टीमेट सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अब ये एंट्री लिख करके छोड़ दी, मैंने कोई बैलेंस नहीं करा। अब फर्स्ट ईयर के बाद मैं सेकंड ईयर के एंड में आ गया। अब सेकंड ईयर का एंड 31/12/2028 को खत्म होगा। हमें ये तो मालूम है कि फर्स्ट ईयर में हमने 2 एंट्री करी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमने ये 2 एंट्री कर दी, करेक्ट। हमने इतना पैसा प्रॉफिट से निकाला और इतना पैसा हमने इन्वेस्ट कर दिया। अब जब मैं सेकंड ईयर के एंड में आऊँगा तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इन 2 एंट्री के अलावा अब मुझे एक एंट्री करनी पड़ेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। पहले मैं अपना इंटरेस्ट रिसीव करूँगा। अब जब मैं इंटरेस्ट रिसीव करूँगा तो देखो 31/12/2028 को सिंकिंग फंड अकाउंट की क्रेडिट साइड में आप पहले तो आ जाएंगे और आप लिख देंगे बाय बैंक। कितना पैसा आपने प्रॉफिट से निकाला, कितना पैसा इंटरेस्ट का आपको मिलेगा। जो आपने इन्वेस्टमेंट करी थी 3,33,069 रुपीज़ की, जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 3,33,069 की आपकी इन्वेस्टमेंट है और उस पर आपको 5% के हिसाब से अमाउंट कंप्यूट करना पड़ेगा। तो ये 5% के हिसाब से आप अमाउंट कंप्यूट करेंगे तो 16,653 का अमाउंट आ जाएगा। इज इट क्लियर? आपको मालूम है सेकंड ईयर के एंड में पहले हम इंटरेस्ट का पैसा रिसीव करते हैं, फिर हम प्रॉफिट से पैसा निकालेंगे। मैंने यहाँ P&L एप्रोप्रिएशन लिख दिया, एप्रोप्रिएशन के बजाय आप सरप्लस लिख लेना जहाँ भी एप्रोप्रिएशन लिखा है, तो या सिंपली बाय P&L लिख लेना। तो 3 लाख, क्योंकि आजकल हम वर्ड एप्रोप्रिएशन यूज़ नहीं करते हैं, 3,33,069 प्रॉफिट से मैं फिर इतना पैसा निकालूंगा, क्योंकि ये तो हमारा एनुअल इंस्टॉलमेंट है ना, एनुअल इंस्टॉलमेंट का पैसा तो हर साल सेम रहेगा। फिर मैंने बताया, अच्छा ये जो मैंने इस साल इंटरेस्ट रिसीव करा और प्रॉफिट से पैसा निकाला, वो तुम डायरेक्टली आउटर कॉलम में भी लिख सकते थे या इन दोनों को ऐड करके तुमने आउटर कॉलम में लिख दिया कि हमें इस साल इतना इंटरेस्ट मिला और इस साल हमने प्रॉफिट से इतना पैसा निकाला। वैसे ऐसे करके लिखोगे तो आपको एक फ़ायदा क्या होगा कि इस साल आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करोगे वो आपको कंप्यूट नहीं करना पड़ेगा। मैंने बताया हुआ है कि इस साल जितना भी इंटरेस्ट मिला और जितना भी प्रॉफिट से पैसा निकाला उसको मिला करके मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो पहली 2 एंट्री को करने के बाद अब जब मैं 31/12/2028 को, ये 28 है, टू बैंक, तो मैं अब इतना अमाउंट इन्वेस्ट कर दूंगा। तो मेरा सेकंड ईयर का काम पूरा हो गया। सेकंड ईयर में ये मेरा तीसरा काम था। बिकॉज मैंने फर्स्ट ईयर में बैलेंस नहीं करा है तो मैंने आपको यही बताया, और यही प्रैक्टिस आप एग्जामिनेशन में भी रखना। जनरली आजकल फर्स्ट ईयर में बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो टोटल अब मैं बैलेंस कर लूँगा। तो मैंने जब ये बैलेंस करा तो 3,33,069 प्लस 349,722 टोटल आ गया 682,791।
फिर मैं इसको लिखूंगा ईयर के एंड में 31/12/2028 को बैलेंस कैरी डाउन, और बैलेंस कैरी डाउन के बाद फिर मैं इसको लिख दूंगा बैलेंस ब्रॉट डाउन 1/1/2029। इज इट क्लियर टू यू? ये बैलेंस आ जाएगा 682791। इसी तरीके से आप यहां पर भी करेंगे। इन सबको आपने टोटल करा तो बैलेंसिंग फिगर इतनी आ जाएगी कैरी डाउन। ये बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि आप सेकेंड ईयर के एंड में बैलेंस कर रहे हैं, सेकेंड ईयर का एंड जो है 31/12/2028 का होगा। तो फिर 1/1/2029 को बैलेंस ब्रॉट डाउन आपने इसको लिख दिया, यानी कि अब आपका थर्ड ईयर स्टार्ट हो गया। अब आप थर्ड ईयर के एंड में आएंगे, पहले तो इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। अब ये जो इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, ये आपने इंटरेस्ट किस पे रिसीव करा? मैंने क्या बताया था, ये थर्ड ईयर का एंड है, यानी कि 31/12/2029। 31/12/2029 को जब आप इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो कौन से अमाउंट पे करेंगे? तो पहले तो आप ये देखो कि 31/12/2029 की बिगनिंग में बैलेंस कितना है, 682791 है। यानी कि ये जो इंटरेस्ट आपने कंप्यूट करा होगा 682791 पे करा होगा 5% के हिसाब से, उसका इंटरेस्ट इतना आ जाएगा 34,140 अप्रोक्सीमेटली। इज इट क्लियर टू यू? फिर आप प्रॉफिट से पैसा निकालेंगे। P&L सरप्लस अकाउंट 3,33,069। मैंने कहा एनुअल इंस्टॉलमेंट का पैसा तो सेम ही रहेगा, इन दोनों को मिला करके मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया। यानी कि फाइनल ईयर में अभी तक एक तो बैलेंस ब्रॉट डाउन और जो हमने इंटरेस्ट से पैसा निकाला और जो प्रॉफिट से पैसा निकाला, ये दो फिगर मैंने लिख दी। करेक्ट। अब जैसा कि मैंने आपको ये बताया था, फाइनल ईयर में हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अब मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं करी। अब फाइनल ईयर में 31/12/2029 को मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच दूंगा। अब मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच दूंगा तो मैं यहां लिखूंगा बाय सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों को कि अगर सेल का अमाउंट नहीं दिया होता, अरे बाबा क्या हो गया ये, अगर सेल का अमाउंट नहीं दिया होता तो मैं क्या करता? अगर सेल का अमाउंट यहां दिया है कि 7 लाख में बेचा, अगर नहीं दिया होता तो मैं इसी फिगर पे 6,82,791 की फिगर पे इसको बेच देता। इज इट क्लियर टू यू? तो 7 लाख में मैंने बेचा। अब बेचने के बाद मेरा सारा काम वैसे खत्म हो चुका है। वैसे ये चौथा काम है फाइनल ईयर में, लेकिन टेक्निकली हमारे सारे स्टेप कंप्लीट हो गए। जब मैंने बेचा तो जाहिर है मैं प्रॉफिट कंप्यूट करूंगा। अब इस प्रॉफिट को मैंने कहा था हम सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और हम अपने डिवेंचर के एक्चुअल पेमेंट भी कर देंगे। अब ये जो मैंने 2 सिंकिंग फंड लिखा है, इसकी क्रॉस एंट्री में सिंकिंग फंड अकाउंट में करूंगा। ये सिंकिंग फंड अकाउंट है, सिंकिंग फंड अकाउंट में मैंने लिख दिया। अब ये जो 3 आइटम्स मैंने लिखे हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन और ये इंटरेस्ट और जो मैंने अमाउंट प्रॉफिट का पैसा निकाला और जो इस साल प्रॉफिट हुआ, इन सब का जो टोटल आ रहा है वो 10,67,209 आ रहा है। तो 10,67,209 कुल पैसा जमा हो गया आपके सिंकिंग फंड में। लेकिन अब इस पैसे की जरूरत नहीं है क्योंकि डिवेंचर की एक्चुअल पेमेंट हो चुकी है। तो आप इस पैसे को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, इसलिए इसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करा जाता है। तो ये था सिंकिंग फंड का टॉपिक। और मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी इन क्वेश्चंस में। समझ में आ गया? ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा जी सर, आ गया। बहुत ही मज़ेदार पॉइंट है, मज़ा आ गया। मज़ा आ गया ना? वेरी गुड। अगर मज़ा आ गया है तो फिर हम अगला क्वेश्चन भी करेंगे और आज ही के सेशन में करेंगे। तो अगले क्वेश्चन को करने के लिए आप ध्यान से देखें। एक्चुअली जो अभी तक मैंने ये 2 क्वेश्चंस करे, करेक्ट, ये जो मैंने 2 क्वेश्चन अभी तक करे हैं, इन क्वेश्चन ये फुल फ्लेड्ज क्वेश्चन थे। लेकिन अगर एग्जामिनेशन के ट्रेंड को देखा जाए, अच्छी बात यह है कि जो पहले 2 क्वेश्चन थे, ऑनेस्टली स्पीकिंग इसमें से आने के कम चांसेस हैं, करेक्ट, जिसमें कि बिगिनिंग से लेके एंड तक का प्रोसेस था। लेकिन अब जब मैं ये 12.3 क्वेश्चन करूंगा या उसके आगे के क्वेश्चन करूंगा, ये भी सिंकिंग फंड से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इनमें सिर्फ तुम्हें फाइनल ईयर की पोजीशन दी होगी और फाइनल ईयर की आपको एंट्रीज भी क्या, फाइनल ईयर को देखते हुए, एंट्रीज को देखते हुए लेजर अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। कैसे करेंगे अभी हम इसको देखते हैं 5 मिनट के ब्रेक के बाद। तो अभी हम इसको करते हैं, ठीक है, लेकिन 5 मिनट्स के ब्रेक के बाद।
सो वेलकम आफ्टर द ब्रेक। तो बेटे मैंने ये कहा था अब जो हम क्वेश्चन करेंगे इसमें फाइनल ईयर से रिलेटेड सिचुएशन है। आपको याद हो कि आपको याद होना चाहिए कि फाइनल ईयर में हम क्या क्या करते हैं। अभी मैंने कुछ लम्हा पहले बोला था कि फाइनल ईयर में सबसे पहला काम तो हम इंटरेस्ट रिसीव करने का करते हैं या नहीं करते हैं। फिर मैंने ये बोला था हम सिंकिंग फंड से पैसा निकालते हैं यानी कि एनुअल इंस्टॉलमेंट की एंट्री करते हैं। फिर मैंने ये भी बोला था कि फाइनल ईयर में हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते, नो इन्वेस्टमेंट। कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं हम नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं करते। उसके बाद हम क्या करते हैं, फाइनल ईयर में अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच देते हैं, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। यही मैंने आपसे बताया था। फिर हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करते हैं, क्लोज करके जो प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट या लॉस कंप्यूट करते हैं, प्रॉफिट और लॉस कंप्यूट करते हैं और उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये करते हैं। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, जो भी सिंकिंग फंड में फिर हम सिंकिंग फंड अकाउंट को क्लोज करते हैं और पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये अभी तक मैंने आपको बताया, फाइनल ईयर में हम ये करते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए आपने इस क्वेश्चन को करना है। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि फॉलोइंग आर दी बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ इंडियन रेयंस ऑन 31/3/2021। वो कह रहा है 12% डिवेंचर्स हैं, उनके डिवेंचर अकाउंट में 1,50,000 का बैलेंस है, करेक्ट। फिर कह रहा है कि डिवेंचर रिडम्पशन फंड में 1,25,000 रुपये का बैलेंस है। फिर उसने तुम्हें आगे इंफॉर्मेशन दी कि डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट वर रिप्रेजेंटेड बाय 1,30,000 9% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अब इसका क्या मतलब है ये मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। फिर आगे कह रहा है द एनुअल इंस्टॉलमेंट एडेड टू द फंड कम्स टू 20,600। यहाँ तुम्हें दिया हुआ है कि हर साल हम प्रॉफिट से कितना पैसा निकालते हैं, ये एनुअल इंस्टॉलमेंट है। और कह रहा है देखो 31/3/2022 को इन्वेस्टमेंट हमने 16% लेस वैल्यू पर बेची, एट 16% लेस देन द फेस वैल्यू पर बेच दी। यानी कि इन्वेस्टमेंट कितने में बेची, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये भी गिवन है। आपने नोट क्या करा कि तुम्हें बैलेंसेस 31/3/2021 के दिए हुए हैं। भाई 31/3/2021 का अगला दिन क्या होगा, 1/4/2021। और अकाउंट्स में मैं कई बार कह चुका हूँ ये दोनों डेट सेम मानी जाती है। इज इट क्लियर टू यू? तो 1/4/2021 या 31/3/2021 की इंफॉर्मेशन है और कह रहा है कि तुमने 31/3/2022 को अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दी और डिवेंचर रिडीम कर दिए। इसका मतलब यहाँ एक ही साल का पीरियड दिया हुआ है और ये फाइनल ईयर का पीरियड तुम्हें दिया हुआ है। तो फाइनल पीरियड जब तुम्हें दिया होगा उस केस में अकाउंटिंग कैसे होगी, इसको समझने के लिए मैं तुम्हें ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इजंट इट और नॉट? तो 12.3 को देखें। 12.3 में कहानी क्या है, थोड़ा मैं पहले एक बार क्लियर कर दूं, जैसा कि हम लोगों की आदत है। अब इस क्वेश्चन में जहां तक सवाल है, अभी तक की जो इंफॉर्मेशन थी वो ये है कि 1/4/2021 को 1/4/2021 करेक्ट 1/4/2021 को तुम्हारे सामने इंफॉर्मेशन क्या है कि कंपनी के 12% डिवेंचर्स हैं। एक तो तुम्हें ये दिया हुआ है, वो कह रहा है कंपनी के 12% डिवेंचर अकाउंट पे बैलेंस जो है 1,50,000 का बैलेंस है। तो 1,50,000 रुपये तुमने लिख दिए, नंबर 1। फिर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट, जिसको सिंकिंग फंड अकाउंट भी कहते हैं, उसमें जो बैलेंस है वो भी 1,25,000 का बैलेंस है, ये दिया हुआ है, नंबर 2। फिर उसने क्वेश्चन में जो मेन चीज़ हमें दी है, जो क्वेश्चन में उसने हमें मेन चीज़ दी है वो क्या दी हुई है। पहले तो आपको ये समझना होगा, ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट का बैलेंस तो दिया हुआ है 1/4/2021 को, लेकिन तुम्हें डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट यानी कि सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का बैलेंस, डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट यानी कि सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस गिवन नहीं है। तो ये बैलेंस गिवन नहीं है, तो इसमें कितना बैलेंस होगा ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। सर इसमें बैलेंस दिया ही नहीं है तो कैसे मालूम होगा? लेकिन मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि जो बैलेंस फंड अकाउंट में होगा वही इन्वेस्टमेंट अकाउंट में बैलेंस होगा। तो तुम ये मान के चलोगे कि डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में भी 1,25,000 रुपये का बैलेंस है।
अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ लिखी थी कि तो हमने जो इन्वेस्टमेंट करी है, ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो इन्वेस्टमेंट हमने करी है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में करी है, ये तो क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है। और वैसे हमें मालूम भी है कि हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में करते हैं। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट जो आपने करी है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में करी हैं, और कहता है कि उनकी जो फेस वैल्यू है क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,30,000 रुपये की है, 1,30,000 रुपये की है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपने जो इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाया है वो तो 1,25,000 का लगाया है, क्योंकि मैंने कहा जो फंड अकाउंट में बैलेंस होगा वही बैलेंस इन्वेस्टमेंट अकाउंट में होगा, क्योंकि जितना फंड आपने प्रॉफिट से निकाला है उतना ही फंड आपने इन्वेस्ट करा होगा। तो इसलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो 1,25,000 रुपये की करी है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि 1,25,000 की जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी है उसके अगेंस्ट जो मेरे पास शेयर्स या बॉन्ड्स है गवर्नमेंट के, उनकी जो फेस वैल्यू है वो 1,30,000 की है। तो ये उस लाइन का मतलब है कि डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी हैविंग ए फेस वैल्यू ऑफ 1,30,000। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1,25,000 रुपये का पैसा दे करके आपने 1,30,000 रुपये की फेस वैल्यू वाले डिवेंचर और बॉन्ड्स हासिल करे हैं। समझ में आ गया? इसका मतलब ये है। और उसने ये भी बताया जो आपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे हैं वो 9% हैं, यानी कि उस पर आपको 9% का इंटरेस्ट मिलता होगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ये सब चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि 31/3/2022 को हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। तो ईयर के एंड में जब मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचूंगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो मैंने यहाँ पर लिखा पहले तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसने क्या बताया है कि तुमने इन्वेस्टमेंट को बेचा एट 16% लेस देन द फेस वैल्यू। इसका क्या मतलब है? पहले तो जो आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है उनकी फेस वैल्यू 1,30,000 की है, यानी कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज़ आपके हाथ में हैं उनकी फेस वैल्यू 1,30,000 की है। अब वो कह रहा है आपने फेस वैल्यू से 16% कम पे बेचा, तो मैं 16% 1,30,000 का कंप्यूट करूंगा तो वो 20,800 आ जाएगा, 20,800। तो इसका मतलब मैंने कितने में बेचा होगा? सोल्ड फॉर। तो इसका मतलब मैंने जो बेचा होगा वो 1,09,800 रुपये में बेचा होगा, 1,09,800 रुपये में। अब मैं वैसे आपको 1,09,200 आएगा, सॉरी, क्योंकि 800 तो फिगर है वहाँ पर, तो 1,09,200 आएगा ये बैलेंसिंग फिगर। तो इसका मतलब मैंने जो बेचा है अपनी इन्वेस्टमेंट को 1,09,200 में बेचा, लेकिन तुम्हें अभी भी नुकसान नहीं है। तुम ये मत सोच लो हमने 1,30,000 की चीज़ को 1,09,200 में बेचा। भाई तो तुमने 1,25,000 रुपये खर्च करके, ये आपकी कॉस्ट है। मैंने बताया ना, आपने इन्वेस्टमेंट 1,25,000 की करी है। 1,25,000 की इन्वेस्टमेंट से आपके पास जो इन्वेस्टमेंट हैं आपके हाथ में उनकी फेस वैल्यू 1,30,000 की है। अब उन इन्वेस्टमेंट को आपने 1,09,200 में बेचा है, लेकिन आपने खरीदा इनको कितने में था? 1,25,000 में, सॉरी, आपने खरीदा था। खैर 1,25,000 में आपने खरीदा और बेचा 1,09,200 में। डेफिनेटली इस केस में आपको नुकसान हो गया, सॉरी मुझे कुछ और लगा था। खैर तो पहले तो लॉस या प्रॉफिट कैसे देखेंगे, वैसे तो वो अकाउंट से अपने आप निकल आएगा, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ। मैंने 1,25,000 में खरीदी हुई चीज़ को अब सिर्फ 1,09,200 में बेचा है। आप इसको ऐसे मान के चलेंगे, और अगर मैंने 1,25,000 से ज़्यादा में बेचा होता तो गेन होता, पर मैंने कम पे बेचा है तो इस केस में लॉस आ जाएगा। अब ये सारी चीज़ें देख करके मुझे कौन कौन से अकाउंट ऐसी सिचुएशन में बनाने पड़ेंगे जिसमें कि क्वेश्चन मैंने कहा फाइनल ईयर की पोजीशन को डिपिक्ट करेगा। तो इसमें एक तो तुम्हें बनाना पड़ेगा डिवेंचर अकाउंट, एक तो हमें बनाना पड़ेगा डिवेंचर अकाउंट, छोटा सा ही बनाना पड़ेगा डिवेंचर अकाउंट। एक तो मुझे बनाना पड़ेगा डिवेंचर अकाउंट। क्वेश्चन में लिखा है कि जो डिवेंचर अकाउंट है उसमें जो बैलेंस है 1/4/2021 को बैलेंस ब्रॉड डाउन, उसने कहा डिवेंचर अकाउंट में बैलेंस 1,50,000 का है, तो एक छोटा सा अकाउंट आपने डिवेंचर अकाउंट बना लिया। डिवेंचर अकाउंट के अलावा आपको बनाना पड़ेगा एक इसमें डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट।
डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट, ये मैंने डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट बनाया, जिसको कि सिंकिंग फंड अकाउंट भी कहते हैं। तो 1/4/2021 को, बिकॉज ये फंड है तो बैलेंस क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा, फंड अकाउंट है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसने लिखा है कि डिवेंचर रिडम्पशन फंड में 1,25,000 का बैलेंस पड़ा हुआ है। यहाँ मैंने बताया भी था आपको, डिवेंचर रिडम्पशन फंड में इतना बैलेंस पड़ा हुआ है। उसके अलावा मुझे बनाना पड़ेगा डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट जब मैं बनाऊंगा, डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट है तो इसमें डेबिट बैलेंस आएगा। पहले तो आप बैलेंस ब्रॉट डाउन, मैंने कहा क्वेश्चन में तुम्हें इसका बैलेंस दिया ही नहीं था, बिकॉज इसका बैलेंस दिया नहीं था, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो बैलेंस फंड अकाउंट में होगा वही इन्वेस्टमेंट अकाउंट में भी बैलेंस होता है, जैसा कि इससे पहले के क्वेश्चंस में हमने देखा था। इसका मतलब हमने 1,25,000 की इन्वेस्टमेंट करी हुई है। अब तुम यहाँ ब्रैकेट में लिख दोगे रिप्रेजेंटेड बाय, ये मैंने रिप्रेजेंटेड लिखा है, रिप्रेजेंटेड बाय 9% ₹1,30,000 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, यानी कि जो हमने 1,25,000 रुपये का खर्चा करा है, लेकिन उसके अगेंस्ट मेरे पास जो बॉन्ड्स हैं वो 1,30,000 रुपये के बॉन्ड्स हैं, और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं। सिक्योरिटीज़ का मतलब शेयर्स या बॉन्ड्स कुछ भी हो सकता है, शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स वगैरह। तो 1,25,000 रुपये दे करके हमारे पास 1,30,000 रुपये के बॉन्ड्स, डिवेंचर या शेयर्स हैं गवर्नमेंट की। समझ में आया? ये उस लाइन का मतलब था। अच्छा, ये तो तुम्हें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई थी। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने कहा फाइनल ईयर में सबसे पहले हम इंटरेस्ट रिसीव करने की एंट्री करते हैं, और एंट्री कहाँ करते हैं? फंड अकाउंट में करते हैं। तो मैं ईयर के एंड में आऊँगा 31/3/2022 को। याद रखो ये लास्ट ईयर है। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा बाई बैक, इंटरेस्ट में रिसीव करूंगा। अब कितना इंटरेस्ट में रिसीव करूंगा ये आपको मालूम होना चाहिए। 1,30,000 रुपये की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, क्योंकि इंटरेस्ट जो मिलता है वो हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है। तो ये ध्यान रखना, 1,30,000 का 9%, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उनकी फेस वैल्यू 1,30,000 की है। तो 1,30,000 का 9% आप पहले तो कंप्यूट करेंगे, डैट विल बी इक्वल टू 11,700। तो 11,700 आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? अब 11,700 आपको इंटरेस्ट मिल गया। इंटरेस्ट को हासिल करने के बाद फिर आप क्या करेंगे? इंटरेस्ट तो आपको मिल गया। अब मैंने कहा कि आप इस साल प्रॉफिट से पैसा भी निकालेंगे, तो बाय P&L सरप्लस, या सिंपली बाय P&L लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सरप्लस आपने P&L से पैसा निकाला। क्वेश्चन में एनुअल इंस्टॉलमेंट दी थी कि हम हर साल प्रॉफिट से 20,600 रुपये निकालते हैं। ये हमारा दूसरा काम है, प्रॉफिट से पैसा निकाला। अब मैंने बताया था फाइनल ईयर में ये बैलेंस तो 1/4/2021 को था। अब ईयर के एंड में 31/3/2022 को मैं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। ऐसे एग्जामिनेशन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट समझाने के लिए कि हम फाइनल ईयर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। अब हम अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे। 31/3/2022 को मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचा। बाई बैंक, ये फाइनल ईयर में मेरा चौथा काम है। अब मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हम ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं कि हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को कितने में बेचा, 1,09,200 में बेचा। जो 1,30,000 की इन्वेस्टमेंट थी उसको हमने 16% लेस पर बेचा था, तो 1,09,200। अब मैंने कहा था कि हम फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्लोज कर देंगे। अब जब मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करूंगा तो इसमें जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, मैंने बताया था बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आए या क्रेडिट में आए, वो आपने सिंकिंग फंड अकाउंट या डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है। तो मैं लिखूंगा डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। ये बेसिकली लॉस है आपकी बात, और ये बैलेंसिंग फिगर है। पहले तो बैलेंसिंग फिगर आपकी आ जाएगी 1,25,000 माइनस 1,09,200, 15,800। अब मैंने डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट में बाय डिवेंचर रिडम्पशन फंड लॉस लिखा है, तो इस लॉस को मैं डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट में लिखूंगा डेबिट साइड में 31/3/2022 को। तो 31/3
2022 को मैं यहाँ पर लिखूँगा डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये जो लॉस था ये मैंने यहाँ पर पोस्ट कर दिया। लॉस था 15,800 का, तो 15,800 की फिगर मैंने यहाँ पर लिख दी। अब मेरा काम ख़त्म हो चुका है। वैसे तो ये मेरा फिफ्थ स्टेप है और इसकी पोस्टिंग यहाँ पर 6th स्टेप है। अब मैं जो भी इसमें बैलेंस आएगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग इसको बैलेंस करने से पहले हमें डिवेंचर अकाउंट को पे करना पड़ता है। मैंने बताया था ना, जब हम इन्वेस्टमेंट को बेच देते हैं तो फिर हम डिवेंचर का अमाउंट पे कर देते हैं। इस अकाउंट को बनाना एक फॉर्मेलिटी होती है, तो मैंने इनको पे कर दिया। 31/3/2022 को मैं इनको पे कर दूंगा टू बैंक। तो ये 1,50,000 रुपये के डिवेंचर जो थे वो आपने पे कर दिए। बिकॉज अब ये डिवेंचर पे हो गए तो अब ये बैलेंस तुम्हारा फ्री हो गया। तो इसमें जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको तुम जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे। अब जनरल रिजर्व अकाउंट में तुम ट्रांसफ़र करोगे, जो भी बैलेंस अमाउंट आएगा 141,500, तो 1,41,500 रुपीज़ का बैलेंस इसमें आ रहा है। इज इट क्लियर टू यू? वैसे तो कभी भी एग्जामिनेशन में तुम्हें ये अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहा जाएगा बैंक अकाउंट, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता दूं, कई गलती से पूछ ले कि प्रिपेयर बैंक अकाउंट ऑल्सो, क्योंकि फाइनल ईयर की सिचुएशन है, वो तुमसे पूछ सकते हैं कि बैंक अकाउंट भी बना करके दिखाओ। तो बैंक अकाउंट में देखो कोई बैलेंस तो बिगनिंग में था नहीं, क्वेश्चन में दिया नहीं है। अब मैंने यहाँ पर इस अकाउंट में यहाँ पर बाई बैंक लिखा है, देखो यहाँ बाई बैंक लिखा है, यहाँ पर भी बाई बैंक लिखा है, और अल्टीमेटली उसके बाद मैंने बैंक यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है, लेकिन इसके आगे कोई फिगर नहीं है। तो 3 जगह मैंने बैंक लिखा है। तो पहले तो इनकी क्रॉस एंट्री में कर देता हूँ। तो एक तो मैं लिख दूंगा टू डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट, जो इंटरेस्ट हमें मिला था, इंटरेस्ट तुम्हें मिला था डेट इज़ 11,700 का, तो 11,700 ये तुम्हें इंटरेस्ट मिला था। उसके अलावा तुम्हारे को यहाँ पर 1,09,200 में तुमने अमाउंट बेचा था डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, 1,09,200 में, और उसके बाद तुमने अपने डिवेंचर को पे भी करा था बाई बैंक। तो बाई डिवेंचर 1,50,000 के डिवेंचर तुमने पे करे थे। ये बैंक अकाउंट तुम्हें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान ये रखना है, ठीक है। सिर्फ ये बताने के लिए, अगर कभी पूछ लें तो इसको तुमने कैसे बनाना है ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? बताओ, तुम्हें देखना चाहते हैं कि जो एंट्रीज उन्होंने करी है वो तुम्हारे को समझ में आई है या नहीं आई। तो ये हैं जी आपके सिंकिंग फंड। तो सिंकिंग फंड का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं। ऐसे ही ये 12.4 है, अब 12.4 आप कर सकते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी बताया, करेक्ट। तो एक क्वेश्चन एटलीस्ट और है, उस क्वेश्चन को आप कर लेना। उसके बाद अगला टॉपिक होगा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर थ्रू कन्वर्सन। इसको हम नेक्स्ट सेशन में फिर आगे जारी रखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन इट्स टाइम टू से गुड बाय।